सुनामी ये जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सु और नामी। सु और नामी, सु और नामी। और ये जापानी शब्द है ना। सु का मतलब होता है बंदरगाह, हार्बर, बंदरगाह होता है इसका मतलब। और नामी का मतलब लहरें, मतलब वेव्स, लहरें मतलब वेव्स। ठीक। तो ये जो सुनामी शब्द है ये दो शब्दों, ये जापानी शब्द है और दो शब्दों से मिलकर बना। सु का मतलब बंदरगाह, हार्बर, और नामी मतलब लहरें, वेव्स। ठीक। तो सुनामी क्या होता है? सुनामी की उत्पत्ति, सुनामी क्या होता है? तो समुद्री लहरें, ऊंची ऊंची समुद्री लहरें, ऊंची ऊंची समुद्री लहरें जो है यही सुनामी कहलाती हैं। और ये तबाही मचाती है बंदरगाहों, मतलब तट के नज़दीक। ये लहरें आकर तट के नज़दीक तबाही मचाती हैं, इसलिए हम सुनामी पढ़ रहे हैं। ठीक। तो इनका कारण क्या है? सुनामी की उत्पत्ति होती क्या है? तो वो है भूकंप। भूकंप कहाँ? महासागरीय तलहटी में भूकंप। तो देखो आप, इसको समझने के लिए आपको जानना होगा प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये हाँ ठीक दिख रहा है। ये है प्लेट टेक्टोनिक्स। सब समझ में आएगा खिलेश्वरी, आराम से बैठना ना। देखो ये जो हम पृथ्वी के नीचे हम देखते हैं, इस आप लोगों ने तीन मंडल तो पढ़े हैं, लिथोस्फीयर, स्थल मंडल है ना, जल मंडल, हाइड्रोस्फीयर, और एक वायुमंडल होता है, एटमॉस्फेयर। ये तीन मंडल आप जानते होंगे है ना, एकदम स्कूल में पढ़े हो आप। स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल। तो ये जो हमारा थल मंडल है, लिथोस्फीयर है, तो ये जो ऊपर आप भूपरपट्टी जो दिखती है आपको, ये जो क्रस्ट स्थल मंडल जो है वो असल में नीचे बड़े बड़े वन पीस चट्टान के ऊपर है। ये नीचे आप जाओगे तो बहुत बड़े बड़े चट्टान मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े चट्टान है ना। आप मतलब ऐसा देख लो कि लाखों स्क्वायर किलोमीटर वन पीस चट्टाने हैं। ठीक। इन्हें क्या कहा गया है? प्लेट्स। इन्हें क्या कहा जाता है? प्लेट। प्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो इससे संबंधित थ्योरी है उसको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं। हम पढ़ेंगे उसको। फिलहाल बस इतना जान लो कि इस धरातल के नीचे आपको, चाहे धरातल हो चाहे आपका जलमंडल हो है ना, समंदर हो चाहे आपका स्थल हो, उनके नीचे बड़े बड़े प्लेट्स हैं। उसके नीचे बड़े बड़े एक पीस प्लेट है। जैसा आपको कुछ दिख रहा है, बड़े बड़े प्लेट्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये देखो, एक नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये एक प्लेट ये दिखाई दे रहा है। ये देख लो एक प्लेट ये हो गया। तो ये कुछ छोटे छोटे प्लेट्स हैं, कुछ मेजर प्लेट्स हैं, कुछ माइनर प्लेट्स, कुछ लघु प्लेट्स मिलेंगे आपको, माइनर प्लेट्स मिलेंगे, और कुछ मेजर प्लेट्स, बड़े प्लेट्स मिलेंगे। उसमें देखो आपको अंटार्कटिका प्लेट, ये जो नीचे दिख रहा है आपको, ये इतना बड़ा प्लेट अंटार्कटिका प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट 3 दिख रहा है, चौथा ये यूरेशियन प्लेट दिख रहा है, साउथ अमेरिकन प्लेट दिख रहा है, अफ्रीकन प्लेट दिख रहा है ना, और एक पैसिफिक प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट इधर दिख रहा है आपको ये। तो ये आपके वो 7 मेजर, मतलब नीचे धरती के नीचे आपको इस प्रकार के प्लेट्स दिखाई देंगे, बड़े बड़े लाखों स्क्वायर किलोमीटर प्लेट्स हैं, इनकी चौड़ाई जो है 5 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक हो सकती है। चौड़ाई बोल रहा हूँ, अब ये प्लेट की चौड़ाई ऐसे देख लिया आप, लाखों स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन चौड़ाई, इन प्लेटों की चौड़ाई 5 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर की चौड़ाई हो सकती है इनकी, 200 किलोमीटर तक की चौड़ाई। तो ये पूरा जो आप पृथ्वी देख रहे हो, स्थल मंडल देख रहे हो या जल मंडल जो आप देख रहे हो, इसके नीचे इतने बड़े बड़े प्लेट्स मिलेंगे। 7 मेजर प्लेट्स। 7 मेजर प्लेट्स कौन कौन से? देखो उधर एक तो ये जुड़ा हुआ है ना भाई, ये ग्लोब जो है, ये ग्लोब है, इधर भी प्रशांत महासागर, इधर भी प्रशांत महासागर, लेकिन ये तो ऐसे जुड़ा हुआ है ना पूरा गोल। तो ये एक प्लेट हो गया प्रशांत महासागरीय प्लेट, एक उत्तर अमेरिका प्लेट, एक
दक्षिण अमेरिका प्लेट एक, अंटार्कटिका प्लेट एक, अफ्रीकन प्लेट एक, यूरेशियन प्लेट और एक ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इसके अलावा कुछ आपको छोटे छोटे प्लेट्स दिखाई दे रहे हैं। छोटे छोटे प्लेट्स देखो, जैसे ज्वांडू हुआ प्लेट, नाजका प्लेट, कोको प्लेट, कैरेबियन प्लेट, ठीक, सोमाली प्लेट, इंडियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, ऐसे छोटे छोटे, फिलीपीन प्लेट, ऐसे छोटे छोटे प्लेट दिखेंगे। जब प्लेट आएगा ना तो मैं आपको बताऊंगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में, बस समझाने के लिए कि ये कैसे पैदा होगा, सुनामी कैसे पैदा होगा। तो आपने देख लिया कि जो प्लेट्स होते हैं ये दो प्रकार के, एक महाद्वीपीय प्लेट होंगे, मतलब ये क्या दिख रहा है आपको, महाद्वीप दिख रहा है ना, ये महाद्वीप, ये सब कॉन्टिनेंट है, तो कॉन्टिनेंटल प्लेट होता है एक, और एक महासागर के नीचे होता है, तो उसे हम बोलते हैं ओशिनिक प्लेट, महासागरीय प्लेट। तो प्लेट आपको कितने प्रकार के दिखेंगे, दो। एक जो महाद्वीप है उसके नीचे जो प्लेट है महाद्वीपीय प्लेट, एक जो महासागर है उसके नीचे जो प्लेट है वो महासागरीय प्लेट, ठीक। अब आते हैं भूकंप। तो ये जो प्लेट है आपको जो नीचे दिख रहे हैं प्लेट, ये हमेशा गति करते हैं, हमेशा, ये एक जगह स्थिर नहीं है, गति करते हैं, लेकिन इनकी गति आपको पता नहीं चलेगी, है ना। हजारों सालों में 1 इंच खिसकेगा, 1 इंच खिसकेगा हजारों सालों में। तो सोचो आप कितना स्लो मूवमेंट है। इन बड़े प्लेट, ये बड़े बड़े प्लेट एक जगह स्थिर नहीं है, ये हल्का हल्का मूवमेंट करते हैं। अब ये जो प्लेट हैं इनका जो मूवमेंट होता है ये 3 प्रकार से हो सकता है। ये जो प्लेट हैं, जितने भी प्लेट हैं, इनकी जो गति है वो 3 प्रकार से हो सकती है। एक हो सकता है कि 2 प्लेट आपस में एक दूसरे की तरफ आ रहे हों, एक दूसरे की तरफ आ रहे हों, है ना। अगर 2 प्लेट, 2 बड़े बड़े प्लेट एक दूसरे की तरफ गति करते हुए आ रहे हैं तो मतलब एक समय आएगा जब दोनों टकराएंगे, मुलाकात होगा, मुलाकात होगा, है ना। इसको क्या बोलते हैं, अपसारी संचरण। क्या बोलते हैं इसको, अभिसारी। क्या कहते हैं इसे, अभिसारी संचरण। प्लेटों का क्या है ये, अभिसारी संचरण, कन्वर्जेंट मूवमेंट। क्या कहते हैं इसे, कन्वर्जेंट मूवमेंट, कन्वर्जेंट मूवमेंट, ठीक। मतलब 2 प्लेट यदि गति करते हुए आपस में टकराने वाले हैं, टकरा रहे हैं, इसको कौन सा मूवमेंट कहा जाएगा, अभिसारी मूवमेंट। लेकिन मान लो 1-2 प्लेट चिपके हुए हैं और एक दूसरे से उल्टे दिशा में संचरण कर रहे हैं, अलग हो रहे हैं, उसको क्या कहेंगे, अपसारी। उसको क्या कहेंगे, अपसारी। इसका ठीक उल्टा क्या हो जाता है, अपसारी। अपसारी मतलब डाइवर्जेंट मूवमेंट। इसको क्या कहा जाता है, डाइवर्जेंट मूवमेंट, ठीक। एक तो ये हो गया 2 मूवमेंट। मैंने कहा आपको ये जो प्लेट है ये 3 प्रकार से गति करती हैं, है ना। इनका संचरण 3 प्रकार से हो सकता है। एक, जब 2 दूर वाली प्लेट आपस में मिलेंगी तो अभिसारी संचरण हो जाएगा, जिसको क्या कहेंगे हम, कन्वर्जेंट मूवमेंट। एक जो प्लेट चिपकी हुई है लेकिन एक दूसरे से दूर हो रही है तो उसे कहेंगे अब अपसारी संचरण, यानी कि डाइवर्जेंट मूवमेंट। एक ये हो गया। लेकिन एक ऐसा भी हो सकता है, मतलब 2 बल, बाह्य बल और आंतरिक बल। मतलब अगर 2 प्लेट को इस तरह से, 2 प्लेट आपस में मिलने वाले हैं तो कौन सा बल लग रहा है यहाँ पर, बाह्य बल लग रहा है, बाह्य बल। ये बाह्य बल ही तो है, एक्सटर्नल फोर्स तो है जो ढकेल रहा है दोनों को, तो दोनों आपस में चिपकने आ रहे हैं ना। और अगर दूर हो रहे हैं तो आंतरिक बल लगेगा, एक दूसरे के विपरीत आंतरिक इंटरनल फोर्स लगेगा, दूर हो रहे हैं। अच्छा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो एक बड़ा सा प्लेट है, एक बड़ा सा प्लेट है ये, और ये प्लेट में पड़ गई दरार, इस प्लेट में पड़ गई दरार, दरार पड़ गई तो इसका मतलब ये है कि ये दूर जाने की चेष्टा कर रहे हैं ना। एक ही बड़ा सा टुकड़ा है, एक ही बड़ा सा प्लेट है और दरार पड़ गई, मतलब ये दूर जाने की कोशिश कर रहा है ना। तो कौन सा बल लगेगा, आंतरिक बल, जो दूर जाएंगे, दोनों तो एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये 3 प्रकार के मूवमेंट आप लोग देख लीजिए। अच्छा, एक प्लेट ऐसा भी होता है कि मान लो ये प्लेट है, कुछ नीचे भूकंप आया, जो भी हुआ, तो ये प्लेट खिसक गया, ये प्लेट ऐसा खिसक गया, मतलब आधा हिस्सा जो है ऐसा है, एक प्लेट ऐसा, आधा हिस्सा कैसा हो गया, ऐसा हो गया। मतलब एक प्लेट का 2 टुकड़े हो गए, नीचे से कोई बल लगा, देखो नीचे भूकंप आता है, ज्वालामुखी आता है, ये भी तो एक बल लगाते हैं। अगर आंतरिक बल, ऐसा बल कोई लगा और एक बड़ा सा टुकड़ा जो है, आधा हिस्सा खिसक गया, तो ऐसे भी मूवमेंट हो सकता है ना प्लेट का, ऐसा
है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या पैदा होगा, भ्रंश बनेगा। क्या बनेगा, भ्रंश। जैसे देखो आप, जैसे ये प्लेट है, बड़ा सा एक टुकड़ा है और ऐसे दरार पड़ गया, दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, तो ऐसा दरार बन सकता है। एक प्लेट का एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा है ऐसे फट रहा है, दरार पड़ रहा है, तो ये क्या बन गया, भ्रंश बन गया। क्या बन गया, ये भ्रंश। इसको क्या कहते हैं, फॉल्ट। क्या कहते हैं इसे, फॉल्ट। फॉल्ट ना। ये सब भी देखोगे आप धीरे धीरे, जो भी आपके ज्योग्राफी में जहाँ से जो कंसेप्ट के लिए जरूरी है या फिर जहाँ से प्रश्न बनेंगे वही करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैं बहुत कुछ स्किप करूँगा, लेकिन क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं, हमारा फोकस होगा इंडियन ज्योग्राफी। भारतीय भूगोल जब अब चलेगा ना, तो वहाँ अपन खोपचे खोपचे में चलेंगे, क्योंकि वहाँ से प्रश्न अगर यहाँ बनता है तो 90% प्रश्न वहीं से बनेगा, हम ज़्यादा फोकस वहाँ करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप जान जाओ कि ये जो धरती के नीचे प्लेट्स हैं, इनमें 3 तरह की मूवमेंट होती है। एक अभिसारी मूवमेंट मतलब मुलाकात, एक अपसारी मतलब ब्रेकअप, ब्रेकअप हो गया तो दूर दूर जाएंगे, है ना, और एक ऊपर नीचे मूवमेंट, ऐसा होगा, खिसकेगा। ठीक, अच्छा। अब सुनामी के लिए कौन सा संचरण, प्रश्न बनने वाला है, अब सुनामी के लिए कौन सा संचरण उत्तरदायक है। कैसा भी संचरण हो ना भैया, कैसा भी संचरण हो, इसका मतलब ये है कि भूकंप आने वाला है। भाई नीचे बड़े बड़े प्लेट्स हैं, अगर वो कैसा भी हिले तो भूकंप तो आएगा, है ना। मतलब सुनामी की वजह क्या है, भूकंप। सुनामी की वजह क्या है, भूकंप। और भूकंप किस वजह से आ रहा है, यहाँ पर प्लेट के मूवमेंट से, प्लेट के मूवमेंट से भूकंप आ रहा है। देखो तीनों प्रकार से भूकंप आएगा। अगर मान लो भ्रंश पैदा हो गया, 2 प्लेट आपस में टूट गई, क्रैक आ गया, दोनों बिखर रहे हैं, तो भी भूकंप आएगा। अगर 2 प्लेट टकरा रहे हैं तो भी कंपन होगा, भूकंप आएगा। अगर 2 प्लेट अलग हो रहे हैं तो भी दरार पड़ेगी, धंसेगा जमीन, भूकंप आएगा। तो भूकंप तो सब में आएगा, लेकिन इसमें से केवल एक ही संचरण है जिससे सुनामी उत्पन्न होगा, एक ही संचरण। इन तीनों में प्रश्न बन गया भैया कि प्लेटों के अभिसारी संचरण से सुनामी पैदा होगी, प्लेटों के अपसारी संचरण से सुनामी पैदा होगी, या प्लेटों में भ्रंश उत्पन्न होने से सुनामी पैदा होगी। तो होगा क्या इसका उत्तर, ये अभिसारी। क्या, अभिसारी, अभिसारी संचरण। मतलब जो प्लेट हैं पृथ्वी के नीचे, उन प्लेट के अभिसारी संचरण से सुनामी की उत्पत्ति होती है। अभिसारी, अभी समझते हैं कैसे, अभिसारी संचरण मतलब कन्वर्जेंट मूवमेंट से होती है। और कहाँ होगी, कहाँ होनी चाहिए, तो महासागर। कहाँ होनी चाहिए, ये संचरण कहाँ होना चाहिए, महासागर, महासागरीय प्लेट, महासागरीय प्लेट। कहाँ होगा ये, महासागरीय प्लेट में। एक और चीज़ देख लो आप, मतलब महासागर के नीचे, महासागर के नीचे अगर भूकंप उत्पन्न होगा तो सुनामी आएगी। महाद्वीप में अगर मान लो महाद्वीप में ऐसा भूकंप आ रहा है तो उससे सुनामी नहीं आएगी, लेकिन महासागर की तलहटी में यदि भूकंप आएगा, वो भी कैसा, वो भी किस प्रकार के प्लेट के मूवमेंट से, अभिसारी मूवमेंट से, तो सुनामी की उत्पत्ति होगी, है ना। तो प्रश्न देखो यहाँ तय हो गया, प्रश्न यहाँ से बनेगा, महासागर की तलहटी में भूकंप आने से सुनामी की उत्पत्ति होगी। और अब प्लेट में आ जाते हैं भैया, किस प्रकार के प्लेट के संचरण से सुनामी की उत्पत्ति होगी, अभिसारी, अभिसारी संचरण से सुनामी की उत्पत्ति होगी। ये बात क्लियर है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि जैसा अब समझ गए, मतलब एक बड़ा प्लेट और दूसरा बड़ा प्लेट आके चिपकेंगे तभी तो सुनामी आएगा, क्या है ना। ये लो, चलो चिपक गया, ये आके हजारों सालों की गतिविधि, हल्का हल्का इंच सेंटीमीटर खिसक रहा था, आके एक समय बम से दोनों जुड़ गए। और दोनों जुड़ गए तो इसका मतलब ये है कि अचानक अब जुड़ गए हैं, अभी एकदम जुड़े हैं ना, अभी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन भैया बल तो लगा हुआ है ना, एक बाह्य बल इधर से लगा हुआ है, एक बाह्य बल इधर से लगा हुआ है, मतलब ये आपस में चिपकते ही जाएंगे बल से, है ना। और बल से चिपकते जाएंगे तो जाहिर सी बात है भाई, दोनों प्लेट का क्या समान घनत्व हो, समान आकार हो, जरूरी है क्या, अलग अलग घनत्व हो सकता है, अलग अलग आकार हो सकता है। तो भैया एक समझ लेते हैं कि एक भारी प्लेट है, ये दोनों में एक तो हैवी है, ये कौन सा है, हैवी प्लेट, इसका घनत्व भी बड़ा है और ये भार में भी ज़्यादा है। और ये इसको ये है लाइट प्लेट,
इससे हल्का प्लेट, इससे हल्का प्लेट। हालांकि दोनों प्लेट बड़े बड़े हैं भैया, लाखों स्क्वायर किलोमीटर है ना, बड़े बड़े प्लेट हैं ये। एक समय आएगा कि भारी प्लेट जो होगी वो धंसेगी। दोनों चिपके हुए हैं, दोनों बल दोनों तरफ से बाह्य बल लगा हुआ, एक्सटर्नल फोर्स, दोनों चिपक रहे हैं, ये धंसेगी। कौन सी धंसेगी? ये नीचे की ओर जाएगी। कौन सी? भारी वाली, क्योंकि भारी है ना वो धंसेगी। और हल्का वाला क्या होगा? इसके ऊपर चढ़ जाएगा, इसके ऊपर चढ़ेगा। भारी भारी प्लेट है भैया ये ना, चढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ ऐसा इस प्रकार की संरचना उत्पन्न होगी। आप ऐसा समझो, जैसे ये है, चिपक गया है, समझो एक ही प्लेट है, ये चिपक गया है, दो प्लेट आगे चिपक गया है। अब दोनों तरफ से बल लग रहा है तो कैसे होगा? ऐसे उठेगा। तौलिया है, तौलिए को दोनों तरफ से ऐसे करो, ऐसे ऐसे उठेगा। तो इसी प्लेट के इसी वजह से पर्वतों का निर्माण होता है। इसी वजह से क्या होता है? पृथ्वी के धरातल पर पर्वतों का निर्माण होता है। ये प्लेट धंसेगी और इस प्रकार से ऐसे ऐसे ऊंचे ऊंचे खिसकता जाएगा ना, बल लगा हुआ है। तो इसी प्रकार से माउंट एवरेस्ट का निर्माण हुआ है, इसी प्रकार से सारे पर्वतों का निर्माण हुआ है ना। जो अब वो पर्वत में देखेंगे, बस ये बता दिया कि पर्वत का निर्माण धंसे। अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो लहरें होंगी वो समंदर के नीचे हो रहा है ना। ये सब घटना कहाँ बता रहा हूँ? सुनामी के लिए बता रहा हूँ। महासागर के नीचे, इसके ऊपर क्या है? पानी है, इसके ऊपर जल है, इसके ऊपर जल है, ये जल है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से जहाँ पे ये प्लेट ऐसे टकराए हैं तो यहाँ का जो लहर होगा ऊंचा उठेगा, उठेगा। यहाँ का लहर ऊंचा उठेगा ना, लहर ऊंचा उठने लगेगा। अब देखो समंदर की जो लहरें होती हैं, आपको समंदर की लहरें देखे हो ना, एकदम खतरनाक ऐसे ऐसे दिखाई देता है। लेकिन समंदर की लहरें आपको बता दूं उसी जगह पे उठती हैं, उसी जगह पे बैठती हैं। लेकिन हमको क्या लगता है कि वो चल रही हैं दिशा में। नदी जैसे है, नदी भैया किसी एक निश्चित दिशा में बहती है, बहता है पानी। लेकिन समंदर की लहरें का ऐसा होता है, ऐसे उठती हैं, ऐसे चली जाती। तरंगे ऐसे उठती, ऊपर उठेंगी नीचे जाएंगी, ऊपर उठेंगी नीचे जाएंगी ना, वहीं का वहीं लहरें होती। जब तक कोई गतिविधि ना हो, जब तक कोई गतिविधि ना हो, समंदर की लहरें उठती हैं वहीं बैठ जाती, उठती हैं बैठ जाती। मतलब तरंग पैदा हो रही, वेव पैदा हो रही ना, लहर पैदा हो रही, मतलब तरंग है ये, है ना। अच्छा, अब किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो किस प्रकार की तरंगे होती हैं? ट्रांसवर्स तरंगे होती हैं। कैसी होती हैं? ट्रांसवर्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे कैसी होती? परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर। अनुप्रस्थ तरंगे किसको बोला जाता है? ऐसा ऐसा, ये देखो ऐसा ऐसा, ये तरंगे कैसी हैं? ट्रांसवर्स तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये लहर यहां पैदा हुई, ऊर्जा पैदा हुई, लहर पैदा हुई, मतलब एनर्जी पैदा हुई, ऊर्जा पैदा हुई। और ऊर्जा कहीं ना कहीं जाने की कोशिश करेगी। क्यों? देखो नॉर्मल स्थिति में समंदर की लहरें उठती हैं और वहीं बैठ जाती हैं। लेकिन भैया ये अचानक उठ गया है, ये अचानक उठ गया है, ये हिस्सा उठ गया है, तो यहाँ पर ऊंची लहरें उठी, तो ऊर्जा का हस्तांतरण तो होगा, ट्रांसफर तो होगा। ऊर्जा कहीं ना कहीं किसी दिशा में जाएगी तो, है ना। ठीक, नॉर्मल स्थिति में ऐसा नहीं होता। नॉर्मल स्थिति है समुद्र महासागर के नीचे कोई गतिविधि नहीं हो रही तो लहर उठी और वहीं बैठ गई। लेकिन अभी हलचल हो गया, महासागर के नीचे हलचल हो गया है। महासागर के नीचे दो बड़े बड़े प्लेट आपस में टकराए हैं और वहाँ पर लहरें, उस जगह पर लहरें ऊपर ऊंची उड़ गई, ऊंची उड़ गई हैं। तो अब ये गति करेंगी, ये लहरें गति करेंगी। तो ये लहरें जो हैं इस तरह से गति करते करते इधर की ओर, किनारे की ओर पहुँचेंगी। देखो ये जो लहरें समंदर की, महासागर की तलहटी में पैदा हुई हैं, ये समंदर है तो समझ जाओ ये इस तरह से ऐसा ये होगा, किनारे आ रहा, किनारे ऐसा ही होगा ना, ऐसे 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 किनारा पहुंचेगा। यहाँ आया तो ये लहरें जो है इस प्रकार से गति करते हुए आगे बढ़ेंगी। किधर बढ़ेंगी? किनारों की ओर। किधर बढ़ेंगी? किनारों की ओर। ऊर्जा का संचलन किधर होगा? किनारों की ओर, किनारों की ओर बढ़ेंगी।
अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर दो चीज़ें आएंगी। यहाँ पर खड़ा है समारू, हमारा समारू यहाँ खड़ा है, बीच पर मस्ती कर रहा है, ठीक। और ये यहाँ पर ये नाव में इधर इसकी गर्लफ्रेंड टेटकी यहाँ है ना। समारू सुनामी के बारे में जानता था। समारू बीच पे मस्ती कर रहा है, टेटकी स्टीमर बोट लेके उधर मस्ती करने निकली है ना। असल में टेटकी इसलिए गई है कि यहाँ पर मेचका है गया है, और समारू को लग रहा है कि टेटकी मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन ये मेचका के चक्कर में इधर गई स्टीमर। समारू अचानक देखता है कि साला जो लहर अभी यहाँ तक आ रही थी, अचानक 20-25 मीटर पीछे चली गई। कहाँ चलेगी? 20-25 मीटर पीछे। देखो भैया, यहाँ पर ये टकराया है, आकर टकराया है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है बड़े बड़े गड्ढे भी तो बनेंगे, खाई बनेगी। टकराया है, उठ रहा है, गड्ढा बनेंगे, तो यहाँ समंदर का पानी अचानक यहाँ घुस जाएगा, यहाँ घुसेगा। यहाँ घुसेगा मतलब जो पानी यहाँ तक पहुँच रहा था वो क्या है, थोड़ा पीछे चला जाएगा। समारू देखा, साला अभी अभी लहर यहाँ तक आ रही थी, मेरे पाँव तक आ रही थी, अचानक 20-25 मीटर पीछे चली गई। समारू जान गया कि अभी आधे घंटे के अंदर सुनामी आने वाला है, सुनामी लहरें पहुँचने वाली हैं। वायरलेस से फ़ोन लगा, इस टेटकी सुनामी आने वाला है। तो टेटकी कहा था, जानू मैं अतिक देर में तो किनारा नहीं पहुँच पाऊँगा, अब्बर दुनिया में हूँ, किनारे नहीं आ पाऊँगी ना। टेटकी बोल रही, समारू जानता था। समारू बोला, एक बात, तू नोनी एक काम कर, तू किनारे तो नहीं आ सकती, लेकिन क्योंकि आधे घंटे के भीतर सुनामी आकर टकरा जाएगा। सुनामी मतलब 100-100 फीट लंबी लहरें। कैसी लहरें, कितनी फीट लहरें टकराएंगी? 100-100 फीट लहरें। अभी वो लहरें कैसे लंबी होंगी बताता हूँ। वो टकराएगी और तू तब तक तू यहाँ पहुँचेगी, पता चला यहाँ पहुँची और तब तक 100 फीट की लहर आई और तेरे को ले गई, है ना। तो टेटवा वहीं बाहर आ जाइए। तो एक काम कर, ते उल्टा दिशा में भाग, गहराई की ओर भाग। ये इसको सुझाव क्या दिया? गहराई की ओर भाग, तो किनारे नहीं आ पाएगा भैया। तब तक सुनामी की लहरें बंदरगाह से टकरा जाएंगी और इधर तबाही मचा देंगी। तू एक काम कर, इधर मत आ, तू जा गहराई की ओर और मैं भागता हूँ उल्टा। उल्टा भागा था मैं, ओ बिना कपड़ा पहने ना पहने भागा वहाँ से उल्टा। मैं जितना जल्दी हो सके मुझे बंदरगाह से दूर भागना है, ठीक, क्योंकि सुनामी की लहरें आगे 20 मिनट से आधे घंटे में टकराने वाली हैं। भागा बेसुध कि उसे कपड़ा कहाँ पड़ा है, ये वो नहीं, अंडरवियर में भाग रहा है ना, और चिल्ला रहा है, भागो भागो, जान बचाना है तो भागो। ऐसा समारू क्यों बोला? क्यों समारू उधर भाग रहा है लेकिन टेटकी को बोला तू गहराई में जा? अभी इस वजह पे चलते हैं जहां से क्वेश्चन बनेगा। देखो, जब यहां समंदर के बीच में जो लहरें होती हैं, समंदर के बीच में जो लहरें होंगी, वो लहरें कैसे होंगी? वो ऐसे होंगी। समंदर के बीच में लहरें ऐसी होंगी, मतलब लहरों की लंबाई ज़्यादा होगी, लहरों की लंबाई ज़्यादा होगी। कहाँ की बात करें? बीच में ना। लंबाई क्या होगी? ज़्यादा होगी, लंबाई ज़्यादा होगी। और तरंग यानी कि वेव्स, उनकी ऊंचाई कम होगी, उनकी ऊंचाई कम होगी, उनकी ऊंचाई कम होगी। तुलना में बोल रहा हूँ, ऐसा मत सोचो, तुलना में। तुलना में जब महासागर के नीचे भूकंप आया है तो उस समय जो लहरें होंगी, लहरों की लंबाई समझ रहे हो ना, कि ये देखो ऐसा 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 जा रहा है, कम ऊंचा है ना। इधर ये स्थिति होगी तो तू उधर जा भैया, उधर तू सेफ रहेगी। लेकिन ये लहरें भैया, आपको पता है ना, इस समय नीचे हलचल हुई है, लहर उठी है तो ऊर्जा पैदा हुई है, और ऊर्जा संचरण करेगी, ऊर्जा कहीं ना कहीं तो जाएगी। तो ये किधर भागेगी? किनारों की ओर। दोनों तरफ से किधर भागेगी? किनारों की ओर लहर ऊर्जा संचरण करेगी। और जैसे 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 ये पहुंची इधर, यहाँ पहुंची, तट के पास पहुंच रही ना वो लहरें, उस समय क्या है, यहाँ पर लंबाई, लहरों की लंबाई ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा लंबा ट्रैवल कर रही है ना लहरें। देखो यहाँ से उठी मान लो तो ज़्यादा दूरी कवर कर रही, तो लहरों की लंबाई ज़्यादा है लेकिन ऊंचाई कम है। लेकिन जैसे जैसे तट के पास पहुँचेगी, मतलब ये ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा उसको। ये जो तट है एकदम ऐसा थोड़ी रहता है, ये ख़त्म यहीं से और यहीं से तट शुरू हो गया, यहाँ से ऐसा खड़ा थोड़ी रहता है।
ऐसा रहता है, ऐसा ही होगा ना, धीरे धीरे ये आएगा। ठीक, इसको रुकावट मिलेगा, और रुकावट मिलेगा तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। लहरों की लंबाई कम हो जाएगी, लहरों की लंबाई कम होगी, तट की ओर क्या होगी, लहरों की लंबाई कम होगी, और लहरों की ऊंचाई बढ़ जाएगी, ज्यादा होगी, ऊंचाई ज्यादा होगी। चूंकि यहां पर इसको रुकावट मिल रहा है, लहरें तट की ओर पहुंच रही, रुकावट मिल रहा है, तो लहरें 100 फीट ऊपर लंबी हो जाएगी, लहरें 100 फीट लंबी हो जाएगी। और एक तो भैया वेग में है, और ये तट में टकराएगी ना, तो 10 मंजिला बिल्डिंग हो, 20 मंजिला बिल्डिंग हो, पत्ते की तरह ढह जाएगा, पत्ते की तरह ढह जाएगा। तो सुनामी जो विकराल रूप लेती है, जो विध्वंस मचाती है, जो डिस्ट्रक्शन मचाती है, वो कहाँ मचाती है, समंदर के बीच में कि तट में, तट में मचाती ना। अब आपको देखो यहां तक कितनी चीजों से आपका प्रश्न बन सकता है। एक, सुनामी किसके कारण उत्पन्न होती है, भूकंप, भूकंप ना। और ये भूकंप लेकिन आना कहाँ चाहिए, महासागर के तलहटी में आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए, महासागर की तलहटी में आना चाहिए, है ना, अंडर ओशन बेल्ट में आना चाहिए। ठीक, महासागरीय पट्टी में ये भूकंप आना चाहिए। अब यहाँ पे जो भूकंप है, देखो एक बात तो आप जानते हो कि ज्वालामुखी फटेगा तो भी भूकंप आएगा। ज्वालामुखी क्या होता है, ऐसे चीर कर, धरती चीर कर लावा बाहर निकलता है तो भी तो कंपन होगा, तो भूकंप आएगा। लेकिन भूकंप आए तो जरूरी क्या ज्वालामुखी है, उद्गार हो, नहीं, तब जरूरी नहीं है ना। लेकिन अगर ज्वालामुखी फटेगा तो भूकंप जरूर आएगा, है ना। लेकिन अगर भूकंप आए तो जरूरी नहीं है कि ज्वालामुखी आए, ये बात ठीक है। तो भैया भूकंप, अगर मान लो कोई भूकंप फटा, महासागर के नीचे भी भूकंप फटता है ना, ये ज्वालामुखी फटता है, तो ज्वालामुखी फटा, लेकिन ज्वालामुखी के फटने से सुनामी नहीं आएगी। ज्वालामुखी अगर बहुत तगड़ा ज्वालामुखी फटा है और वहाँ इतना ज़्यादा कंपन हो गया कि वहाँ भूकंप आ गया, तगड़ा भूकंप आ गया, तो आएगा, तो सुनामी पैदा होगी। क्लियर है बात? अच्छा, एक और चीज़, लगभग 7 मैग्नीट्यूड का भूकंप वहाँ आना चाहिए ना, तो आएगा। अब भैया जो भूकंप आया, वजह क्या है, भूकंप, महासागर की तलहटी में भूकंप। अब महासागर की तलहटी में भूकंप जो है, हम प्लेट पहुंच गए, प्लेट में, है ना, प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट विवर्तनिकी मूवमेंट, प्लेट मूवमेंट पे पहुंच जाएंगे। तो प्लेट का मूवमेंट मैंने आपको बताया 3 तरीके से, एक अभिसारी संचरण, एक अपसारी। अभिसारी मतलब 2 प्लेट आपस में मुलाकात करेंगे तो अभिसारी संचरण, कन्वर्जन मूवमेंट, प्लेट दोनों आपस में खिसक रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो अपसारी मूवमेंट, डाइवर्जन मूवमेंट। और एक ऐसा अपर मूवमेंट या लोअर मूवमेंट, ऐसा मूवमेंट होता है, फॉल्ट मूवमेंट कहते हैं इसको, ब्रंश जिससे उत्पन्न होता है, एक बड़ा प्लेट टूट गया, ऐसे अलग हो रहा है। बात क्लियर है? लेकिन भूकंप के लिए आपको कौन सा मूवमेंट याद रखना है, अभिसारी, प्लेटों के अभिसारी संचरण से सुनामी की उत्पत्ति होगी। क्लियर? अब यदि ऐसा होता है तो पानी क्या होगा, तट के किनारे पानी आगे बढ़ जाएगा कि पीछे की ओर खिसक जाएगा। जब भी महासागर में ऐसा कोई सुनामी भूकंप आएगा तो तटों के पास का बंदरगाह, तटों के पास का जो पानी है, महासागरीय जो जल है, वो आगे की ओर बढ़ेगा कि पीछे की ओर खिसकेगा, पीछे की ओर खिसक जाएगा ना, क्योंकि मूवमेंट हुआ है, यहाँ बड़ा भूकंप पैदा हुआ है, तो जाहिर सी बात है भूकंप पैदा हुआ, बड़े बड़े गड्ढे में तो महासागर का पानी धंसेगा पहले ना। ठीक, तो पीछे की ओर खिसक जाएगा, 20-25 मीटर पीछे की ओर खिसक जाएगा तटीय पानी। अब आते हैं भाई, तरंग उत्पन्न होगी, भूकंप आया तो तरंग उत्पन्न होगी, मतलब तरंग मतलब महासागर में तरंग मतलब लहरें ना, लहरें, महासागर के बीच में लहरें। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, लहरों की लंबाई महासागर के बीच में जहाँ ये भूकंप आया है वहाँ पर क्या होगा, लहरों की लंबाई ज़्यादा होगी, लहरों की लंबाई ज़्यादा होगी और ऊंचाई कम होगी, ऊंचाई कम होगी। लंबाई मतलब यहाँ लहर पैदा हुई है तो ये ज़्यादा दूर जाकर यहाँ गिर रही है, तो ये क्या होगा, लंबाई ज़्यादा है, लहरों की लंबाई ज़्यादा है। लेंथ ऑफ वेव्स इज लॉन्गर ना, लेकिन हाइट ऑफ वेव्स, हाइट भी क्या होगी, कम होगी। लहरों की लंबाई ज़्यादा होगी लेकिन
जो ऊंचाई होगी लहरों की वो कम होगी, ठीक। लेकिन ये लहरें अब तटों की ओर बढ़ेंगी, तटों की ओर बढ़ेंगी। तटों की ओर बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है तट की ओर आएंगी तो रुकावट पैदा होगी, ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा, और ऑब्स्ट्रक्शन मिलने से क्या होगा, लहरें ऊंची बढ़ने लगेगी, ऊंचाई ज़्यादा हो जाएगी। तो लहरों की ऊंचाई ज़्यादा हो गई लेकिन लंबाई कम हो गई, लंबाई कम हो गई। याद रखना, ये देखो यहीं से कूट वाले प्रश्न बनेंगे, ठीक। इतनी चीज़ें हो गई और आप जान गए सुनामी क्या है। तो सुनामी जो है वो एक जापानी शब्द है। अच्छा, एक और चीज़ कि मैंने आपको बताया था कि विश्व में सर्वाधिक भूकंप, अभी भूकंप पे आएंगे हम लोग, सर्च वेब। जब फोटो डालता हूं तो देखना, इसमें बताना सही चमकता चमके ना ज़्यादा। ये बताया था रिंग ऑफ फायर, ये लो। जो आप वर्ल्ड का मैप इससे पहले देखे थे, इसको हमने क्या कर दिया है, प्रशांत महासागर को जोड़ दिया है ना, प्रशांत महासागर जुड़ गया है। एक प्रशांत महासागर जब तुम वर्ल्ड मैप देखती हो तो एक इधर दिखाई देता है, एक इधर दिखाई देता है, वो एक ही चमकत है, दिखा तो है रे, हाँ हाँ तेज जरूर चमका था। कहाँ लगा, आज नहाया इसका? अच्छा, आए एक तो हरामखोर, ये चाइना इतना हरामखोरी करता है कि यहाँ इंडिया को ही काट देता है। जम्मू कश्मीर में वही तो गायब कर दिया ना, ये चाइना की बदमाशी हरामजादी है। करना चाहिए ना, रिमूव करना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या करते हैं। ये देखो, ये प्रशांत महासागर है, इस बड़े मैप में ऐसा दिखता है आपको वर्ल्ड मैप, ये प्रशांत महासागर का पानी है, ये भी प्रशांत महासागर है ना। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या कर दिया भाई, ये तो 2D मैप में ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये तो गोल है पूरा, मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा चिपकेगा, तो ये हिस्सा ऐसे चिपका दिए पीछे, और उसको क्या कर दिया, मैप को ऐसा उलट दिए, ऐसा उलट दिए तो आपको दिख रहा है ये इसके और इसके बीच से लगे हुए क्षेत्र आपको मैप में दिख रहे हैं। ये देखो, ऑस्ट्रेलिया इधर आ गया, और ये साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका इधर दिख रहा है ना, बीच में प्रशांत महासागर जुड़ गया, ये है। और इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, इसको बोला जाता है रिंग ऑफ फायर। ये जो ऊपर वाला बेल्ट है ये पूरा रिंग ऑफ फायर, घोड़े की नाल के आकार का, देखो दिख रहा है घोड़े की नाल जैसा, घोड़े की नाल के आकार का, हॉर्स शू के आकार का ये रिंग ऑफ फायर हमको प्रशांत महासागर के किनारे किनारे दिखता है। विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी यहीं फटते हैं, हालांकि अभी अपन ज्वालामुखी पहुंचे नहीं है, पहुंचेंगे अभी। विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी यहीं फटेंगे ना, विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी यहीं फटेंगे, मतलब विश्व का सर्वाधिक भूकंप भी यहीं आएगा। एक ही चीज़ है, रिंग ऑफ फायर, यहीं सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी फटेंगे, यहीं सबसे ज़्यादा भूकंप आएगा, और यहीं सबसे ज़्यादा सुनामी पैदा होगा। यहीं अगर सर्वाधिक भूकंप यहीं आता है तो सबसे ज़्यादा सुनामी भी यहीं आएगा। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि सुनामी जो है, सुनामी से सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका कौन सा है? सबसे ज़्यादा जापान, ये वाला तट, जापान का तट, जापान का तट सर्वाधिक सुनामी प्रभावित है। और सुनामी, एक बात बताओ, जापान के पश्चिमी तट को टकराएगा कि पूर्वी तट से टकराएगा? पूर्वी, महासागर इधर है, यहाँ कहीं भूकंप आएगा तो लहरें उठेंगी और वो किधर टकराएगा आकर? इधर। मतलब इधर कहीं सुनामी आया तो किधर टकराएगा? पूर्वी तट पर टकराएगा। ये बात तो क्लियर हो गई, पूर्वी तट पर टकराएगा ना। अच्छा,
अब उसके बाद देखिए, हो गया सुनामी, बात क्लियर हो गई। तो सुनामी भी यहीं आएगा भैया, प्रशांत महासागरी बेल्ट में आएगा, प्रशांत महासागरी पेटी में ही आएगा। रिंग ऑफ फायर यही बन रहा है, ठीक, यहीं आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो प्लेट थोड़ा सा देखें हम लोग। तो प्लेट में थोड़ा देख लेते हैं अपन, इससे रिलेटेड चीज़। कहाँ गया प्लेट? ये प्लेट देख लो। भूकंप में पहुंचने से पहले मैं आपको थोड़ा चीज़ें बता देता हूँ। 1915 की बात है। कब की बात है? 1915। 1915 में वैगनर, किसने? वैगनर। 1915 में वैगनर ने दी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। कौन से सिद्धांत? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। विस्थापन सिद्धांत, इसका कहना था कि पृथ्वी के नीचे जो बड़े बड़े प्लेट हैं भैया, ये ड्रिफ्ट कर रहे हैं, ये ड्रिफ्ट कर रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है इनका। इसने दिया, और जब इसने ये कहा तो पूरी दुनिया हंसी इसके ऊपर खूब, है ना। अलकरहा बात करते हैं, नीचे प्लेट है और प्लेट संचरण कर रहे थे, ड्रिफ्ट कर रहे थे, है ना। लेकिन आगे चलकर 1967 में ये बात पुख्ता हो गई। 1967 में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ये ती होगा ना, विवर्तनिकी या विवर्तनिकी सिद्धांत, और नोट्स में स्पेलिंग आ जाएगा भाई। सिद्धांत दिया जाए, 3 लोगों ने दिया। अब ये सब नाम इंपॉर्टेंट है। 3 लोग 1967 में इसी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के ऊपर एक और सिद्धांत दिया गया, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ना। नाम मॉर्गन का रीस, एक तो मॉर्गन है, हाँ, मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन। मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन, 3 नाम याद रखो आप। मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन, ये नाम भी बिल्कुल याद रखो। 1915 में किसने दिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी? वैगनर ने दिया। और 1965 में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी गई, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया? मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन। इन तीनों ने मिलकर दिया और इन्होंने पुष्टि कर दी कि वैगनर सही था, वैगनर सही था, है ना। कॉन्टिनेंटल, महाद्वीप ड्रिफ्ट कर रहे हैं, महाद्वीप एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, और ये किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि नीचे क्या हो रहा है? प्लेट का संचरण हो रहा है, नीचे प्लेट मूवमेंट कर रहे हैं ना। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ईयर के साथ भी पूछा जा सकता है। अब तक तो आप देख रहे हो CGPSC का नेचर ऐसा हो गया और व्यापम का भी नेचर ऐसा हो गया कि साले ईयर भी अब दे दे रहे हैं। कहीं भी कूट वाले प्रश्न बना रहे हैं तो बीच में ईयर दे दे रहे हैं, कहीं ईयर में गलती हो गई तो आपसे गलत हो जा रहा है। 1915 में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी? वैगनर ने दी। 1965 में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया? 3 नाम है यहाँ। हाँ सच, 67, हाँ क्या बोला मैं? 67 में 3 लोग, मैकेंजी, पार्कर, मॉर्गन, वो देख प्रिया पार्कर के चाचा रीस ना। तो मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ना, ठीक, ये हो गया। इतनी चीज़ें यहाँ इंपॉर्टेंट है। और प्लेट में जो आपका नोट्स में रहेगा, प्लेट में आपको बस हल्का फुल्का कि भैया 7 मेजर प्लेट कौन कौन से जानकारी होनी चाहिए आपको ना।
प्रश्न आए ना आए, प्रश्न ऐसा नहीं कि नहीं बना सकता। अच्छा, ये इतने सारे प्लेट दिख रहे हैं आपको, 7 इसमें वृहद प्लेट दिख रहे हैं आपको 7। इनमें सबसे बड़ा प्लेट अगर कभी पूछ दे आकार में सबसे बड़ा प्लेट कौन सा है, ये प्रशांत महासागरीय प्लेट सबसे बड़ा है। प्रशांत महासागरीय प्लेट सबसे बड़ा है। प्रशांत महासागरीय तो प्लेट कितने, जो आपको पृथ्वी के नीचे प्लेट दिखाई देते हैं ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है महाद्वीपीय प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट। एक हो सकता है महासागरीय प्लेट जिसे हम ओशनिक प्लेट कहते हैं, ये हो गया। उसके बाद कितने बड़े वृहद प्लेट हैं, 7। कितने हैं वृहद प्लेट, 7। एक तरफ से शुरू करते हैं। एक ये जुड़ा हुआ भैया ना, दोनों प्रशांत महासागर दोनों तरफ से जुड़ा हुआ है, तो एक हो गया महासागरी, है ना, प्रशांत महासागरीय प्लेट सबसे बड़ा। आगे चलते हैं, उत्तरी अमेरिका प्लेट। उत्तरी अमेरिका प्लेट, देखो प्लेट बहुत बड़ा बड़ा है ना भाई, देखो महाद्वीप और प्लेट को मिक्स मत करना। महाद्वीप, अब देख लो आप उत्तरी अमेरिका प्लेट में आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप भी दिखाई दे रहा है, और इसी के अंतर्गत ग्रीनलैंड भी आता है ना, ग्रीनलैंड वो भी इसमें शामिल है ना। चलो वो सब देखेंगे। आइए, उत्तरी अमेरिका प्लेट हो गया। नीचे आप जा जाओ साउथ अमेरिकन प्लेट, एक और प्लेट साउथ अमेरिकन प्लेट, ठीक। उसके बाद इधर आगे बढ़ते हैं, अफ्रीकन प्लेट एक आ गया, चौथा मेजर प्लेट। आगे बढ़े यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन मतलब एशिया प्लस यूरोप। यूरेशियन क्यों बोला जा रहा है, एशिया प्लस यूरोप, इसमें यूरोप भी शामिल है और एशिया भी शामिल है ना, यूरेशियन प्लेट। उसके नीचे आप आ जाओ, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट। एक बड़े प्लेट कौन कौन से हैं भाई, ये देखो, एक ये हो गया मेजर प्लेट, 2, 1 2 3 4 5 6, अरे नहीं ये नहीं, ये 6 और ये नीचे अंटार्कटिका, 7। ये 7 मेजर प्लेट है ना। और इसके अलावा छोटे छोटे प्लेट भी हैं कुछ, जैसे कभी मान लो लोकेशन पूछ से, लोकेशन में प्रश्न बन जाए कि भैया नाजका प्लेट कहाँ है। अब दे दिया आपको नाजका प्लेट, उत्तर अमेरिका, पश्चिमी उत्तर अमेरिका, दक्षिणी साउथ अमेरिका और पश्चिमी दक्षिण अमेरिका दे दिया। प्रश्न बन गया। आपके कल्पना में होगा कि नाजका प्लेट किधर है, साउथ अमेरिकन प्लेट के पश्चिम में है। तो ये ऐसा प्रश्न वैसे बन सकता है ना, ऐसे प्रश्न ये बन सकता है। तो ये हो गया आपका नाजका प्लेट इधर है। कोको देख लो आप, कोको नॉर्थ अमेरिका के दक्षिण में और साउथ अमेरिका के उत्तर पश्चिम में दिखाएगा। दिशा का ज्ञान है कि नहीं, दिशा उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। अब मान लो कोई दिशा इसके बीच की है तो ये उत्तर पूर्व, ये वाला दक्षिण पूर्व, ये वाला दक्षिण पश्चिम और ये वाला नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम। तो अगर ऐसे देखो मैप में लोकेशन बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं ना, पूछ सकता है आपसे बोल दे कि भैया कैरेबियन प्लेट की स्थिति कहाँ है, तो भैया सीधा सीधा दिख रहा है आपको नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के दक्षिण में है ये, या साउथ अमेरिकन प्लेट के उत्तर पश्चिम बोल सकता है या उत्तर बोल सकता है। कोको प्लेट किधर है भैया, कोको प्लेट बोल देगा साउथ अमेरिका के उत्तर पश्चिम में, ऐसे प्लेट। तो आप थोड़ा इनको ध्यान रखो, नक्शे में रटने की ज़रूरत नहीं है। इधर क्या दिख रहा है, नाजका प्लेट, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में नाजका, इधर कोको और कैरेबियन लगा हुआ है, कोको और कैरेबियन, ठीक। उसके बाद सोमालिया प्लेट देख लो, ये पूछा जा सकता है अफ्रीका के इस साइड वाला ये प्लेट दिख रहा है, ये सोमालियन प्लेट है। क्या है, सोमालियन प्लेट ना, ये सोमालियन प्लेट है। और आपको मैं एक बात बता दूं, अफ्रीका अगर जाओगे, ये जो यहाँ पर है ना साउथ अफ्रीका, ये पूरा साउथ अफ्रीका महाद्वीप है, ये साउथ अफ्रीका महाद्वीप है ना, ये देखो। आप उसमें कंफ्यूज नहीं होना, महाद्वीप अलग चीज़ है और प्लेट हम बात कर रहे हैं वो अलग चीज़ है। तो प्लेट आपको, ये अफ्रीका प्लेट है और ये क्या है, एक सोमालियन प्लेट है, 2 प्लेट चिपका हुआ है। लेकिन ये प्लेट अब टूट रहा है, यहाँ से दरार पड़ गई, पता है अफ्रीका जाओगे ना आप, पूरा दरार दिखेगा, इतना लंबा अफ्रीका में ये दरार दिखेगा, अफ्रीका महाद्वीप में। ये प्लेट अलग हो रही है, ये प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। कौन सा मूवमेंट हो रहा है, अब सारी मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर, अब सारी मूवमेंट हो रहा है। मतलब अफ्रीका महाद्वीप का एक ये हिस्सा सोमालियन प्लेट का हिस्सा है और ये हिस्सा यहाँ से अलग हो रहा है।
इसका मतलब ये है कि ये प्लेट अब संचरण कर रहा है, लेकिन यहाँ पे संचरण कैसा हो रहा है, अभिसारी कि अपसारी, अपसारी संचरण हो रहा है। मतलब संभावना ये है कि लगभग 5 लाख 6 लाख साल बाद अगर ये पृथ्वी रही तो रहेगी नहीं। मैंने तुम लोगों को कुछ समय पहले बोला था कि तीसरा विश्व युद्ध बहुत जल्दी होगा और उसका कारण धर्म बनेगा। धर्म ही है, तुमको मैं बता दूं, वो मैं समझाऊंगा। आज मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो बनाऊं। इसका एक मुद्दा है धर्म और एक मुद्दा है पेट्रोल। पेट्रोल, असल में पेट्रोल भी एक मुद्दा है। और तुमको मैं बता दूं, ये जो युद्ध है इसका एक मुद्दा एप्स्टीन फाइल्स भी है ना। वो आज मैं बनाऊंगा, उसके विभिन्न कारक, भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो अलग से विषय वाला नहीं है, अलग से बनाऊंगा मैं। समझ गए? ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी ये युद्ध कितने देश कूद गए हैं, अभी तो 3 ही हैं, अमेरिका इजराइल साथ में है और इधर ईरान, और लेकिन थोड़ा न्यूट्रल तरीके से सऊदी अरेबिया भी अमेरिका के साथ है। अभी देखो, अभी इधर रशिया चीन भी थोड़ा देने लगे हैं, तो ऐसा ना। अभी अच्छा एक बात बताओ, कल या परसों रात में कुछ देखे थे तुम लोग आसमान में? क्या था वो थोड़ी था, अरे वो उल्का था, उल्का भाई। कोई मेटेओर जब भारत के वायुमंडल, मतलब विश्व के वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में जब प्रवेश करता है ना, तो बहुत सारे वायुमंडल में भाई कोई इतने वेग से प्रवेश करेगा तो आपको पता है आग लग जाता है ना। और वो टुकड़े टुकड़े में बट जाता है। तो टुकड़ा टुकड़ा वो जो था ना, वो मेटेओर था, वो जो आसमान में कहीं पर एकदम क्लियर दिख रहा होगा, हमारे यहाँ केवल तारा जैसे ऐसे टिपटिपा रहा था। देखे थे क्या रात में? नहीं देखे हो? कोई बताया नहीं? अरे मैं भी नहीं देखा हूँ भाई, वो तो मेरी बाई देखी, वो चाची फोन लगाई उसको कि देख रहे आसमान में क्या हो रहा है, मिसाइल आ रहा है। वो लोग की फटी की है, मिसाइल आ रहा है ना, मिसाइल आ रहा है, मिसाइल आ रहा है, वहाँ भारत में आओ। वो लोग बोले मिसाइल आ रहा है, मिसाइल आ रहा है। तो छोटी सी चाची की लड़की मेरी बहनी लगेगी, वो रोने लगी, अब क्या होगा मम्मी, हम लोग मर जाएंगे, है ना। तो थोड़ा उन लोग गतिविधि सुबह सुबह क्लियर होगा, भैया वो मेटेओर था, है ना, मेटेओर। ये अलग हो रहा है, और जानते हो ये अलग हो के लाखों सालों बाद अलग हो के कहाँ आके चिपकेगा, जानते हो? ये इंडिया से चिपकेगा। ये आएगा सोमालियन प्लेट टुकड़ा अलग होके, जानते हो किससे चिपक जाएगा? इंडिया, ये बड़ा हो जाएगा, आके इंडिया से ही टकराएगा। ये खिसकते खिसकते लाखों सालों में यहाँ आएगा, इससे चिपक जाएगा, ठीक। फिर नीचे और हमारे भाई लोग ओरिजिनल मनुष्य की उत्पत्ति सबसे पहले यही हुई है, होमोसेपियंस सबसे पहले। फिर यहाँ से ये प्लेट, यहाँ से एक टुकड़ा, अच्छा वो बताऊंगा मैं आपको। हाँ आएगा, क्यों नहीं आएगा। आओ देखो, ये देखो पहले क्या था ना, पहले समझ जाओ कि ये पूरे जो पृथ्वी है इसको 2 हिस्सों में इसको ऐसे करो। ये पूरे जितने भी महाद्वीप था ना, ये सब आपस में जुड़े हुए थे, एक टुकड़ा था ये महाद्वीप, एक टुकड़ा था। और इसको क्या कहा जाता था? इसको पेंजिया, क्या कहा जाता था? पेंजिया, पेंजिया कहा जाता ना, पेंजिया कहा जाता एकदम शुरुआत। फिर हुआ क्या कि वही बीच में जो भी आया होगा, मान लो बहुत बड़ा उल्का पिंड आया होगा, पृथ्वी पे गिरा होगा, है ना, जो उसकी वजह से भूकंप आया होगा, ये दरार पड़ गया, यहाँ पड़ गया दरार, यहाँ पड़ गया दरार। एक ही भूखंड था पहले, ये महाद्वीप आपको अलग अलग दिखाई देते हैं, ऐसा नहीं था। तभी क्या कहलाता था? पेंजिया। दरार पड़ गया, मतलब अब ये दोनों टुकड़े अलग अलग होंगे।
ये बन गया, इसको कहा गया अंगारा लैंड। इसको क्या कहा गया? अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और ये बना, इसको बोला गया गोंडवाना लैंड, इसको बोला गया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड ना। पहले सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे और अगल बगल पूरा पानी था ना, ठीक। ये बीच में दरार आ गया, मतलब ये पानी आएगा बीच में, दोनों के बीच में, तो बीच में दरार आ गया। ये जो पानी आ गया इसको कहा गया टेथिस सागर। इसको क्या कहा गया? टेथिस सागर, टेथिस सागर ना। अब ये दोनों अलग अलग हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, करोड़ों सालों की प्रक्रिया है ये, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। यही अंगारा लैंड आगे चलकर फिर टूटेगा और इससे टूटकर कौन कौन से महाद्वीप बनेंगे? चलो दिमाग लगा लो। उत्तर अमेरिका बनेगा, उत्तर अमेरिका महाद्वीप बनेगा, यूरोप बनेगा, इसी से बनेगा, एशिया इसी से बनेगा, एशिया भी इसी से बनेगा, है ना। और इसी से बनेगा आपका प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप। एक और मैं इसको बोल रहा हूँ, बस आप जान लो, आप आगे जानोगे प्रायद्वीप क्या होता है। भारतीय प्रायद्वीप बनेगा, इंडिया पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला। हालांकि एशिया का ही भाग है, भारतीय प्रायद्वीप एशिया का भाग है। देखो देखो प्रायद्वीप किसे कहते हैं? देखो भाई, समंदर के बीच में एक छोटा सा भूभाग, इसे हम द्वीप कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? द्वीप। लेकिन यही समंदर से घिरा हुआ एक बड़ा सा महाद्वीप, इसको क्या कहते हैं? महाद्वीप। ये बड़ा सा महाद्वीप। और प्रायद्वीप किसे कहते हैं? भूमि का वो टुकड़ा जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है, तीन तरफ से, चारों तरफ से नहीं, चारों तरफ से घिरा हुआ है तो द्वीप, चारों तरफ से घिरा हुआ है तो बड़ा भूमि महाद्वीप। लेकिन भूमि का कोई टुकड़ा जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसे बोलते हैं प्रायद्वीप। इसे क्या कहते हैं? और इंडिया आपको ऐसे ही दिखाई देता है। देखो इधर पूरा भूमि है, इधर पानी, इधर पानी, इधर पानी, तो ये क्या हो गया? प्रायद्वीप, प्रायद्वीप। तो भारतीय प्रायद्वीप भी इसी से निर्माण हुआ है ना। इधर आ जाओ, गोंडवाना लैंड से कौन कौन से महाद्वीप बने होंगे? दक्षिण अमेरिका बना होगा, है ना, दक्षिण अमेरिका इसी से बना होगा, अफ्रीका भी इसी से बना होगा। हाँ, नीचे का हिस्सा आके जुड़ा है, जो नीचे का हिस्सा है ना, मैं बता रहा हूँ यार। अफ्रीका हो गया, और एक ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका इसी से बना होगा, अंटार्कटिका नीचे। अभी हुआ क्या देखो, अभी गोंडवाना, अब दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे थे, करोड़ों सालों की प्रक्रिया है। और इधर से एक ये आपका ये यूरेशिया प्लेट है। देखो एक बड़ा सा प्लेट ऐसा बना, यूरेशिया, ये यूरेशिया प्लेट। ये वाला प्लेट कौन सा? यूरेशिया ना। और ये नीचे इधर पर लगा हुआ है जिसमें इंडिया है, ऐसा नीचे यहाँ पर एक प्लेट कौन सा है? इंडिया प्लेट, इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट, यूरेशिया प्लेट और इंडियन प्लेट। यहाँ से एक टुकड़ा टूटा, इस प्रकार से एक टुकड़ा इधर से ऐसा टूट गया, गोंडवाना लैंड से टूटा, गोंडवाना लैंड से टूटा। और ये खिसकते खिसकते ये टुकड़ा आकर इस प्लेट से ऐसा टकराया, ऐसा आके टकरा गया। ये टुकड़ा जो गोंडवाना लैंड से टूटा, ये करोड़ों सालों में खिसकते 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 आकर किससे भिड़ा? इंडियन प्लेट से भिड़ा। इंडियन माइनर प्लेट है, अगर मेजर प्लेट की बात करें तो यूरेशियन प्लेट। ये आके भिड़ा, कहाँ से भिड़ा? किस साइड से आके भिड़ा? पश्चिमी इलाके से आके भिड़ा ना, पश्चिमी साइड से भिड़ा ना। और ये अभी लाखों सालों लगेगा इसको आके यहाँ चिपकने में। पहले इधर भिड़ा ये ना, इधर भिड़ा तो आपको पता है यहाँ पर्वत, ऊंचे ऊंचे पर्वत बनेंगे। भिड़ा है प्लेट, तो भारी वाली प्लेट जो होगी वो नीचे की ओर दबेगी और ये ऊपर चढ़ेगी, है ना, ऊपर चढ़ेगी, यहाँ पर्वत बना। यहीं पर आपको जास्कर पर्वत श्रृंखला और ये सब दिखाई देगा आपको, काराकोरम, है ना, काराकोरम, ये सब दिखाई देगा। इंडियन में बढ़िया से पढ़ेंगे अपन, पर्वत देखेंगे, हिमालय और पर्वतों की उत्पत्ति यहाँ बनेगा।
और फिर लाखों सालों में आकर ये चिपका होगा ना। तो आपको पूरे उत्तर में, आपको इसीलिए आपको यहाँ भारत के उत्तर में आपको पहाड़ दिखाई देता है ऐसा, वो उसकी वजह यही है। गोंडवाना लैंड से ये टुकड़ा आकर ये यूरेशियन प्लेट बड़ा और इंडियन प्लेट से टकराएगा और यहाँ से सबसे पहले पर्वत यहाँ बनेंगे, सबसे पहले पर्वत यहाँ बनेंगे। लाखों सालों के बाद यही सब आके चिपकेगा तो यहाँ भी पर्वत बनेंगे। आपको पता है ना, ऐसे उठेगा, दो प्लेट आके टकराएंगे, भारी वाला प्लेट नीचे दबेगा, हल्का वाला ऊपर चढ़ेगा तो पर्वतों का निर्माण ऐसे ही होता है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर हिमालय बने ना। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों ने जब फोल्ड, इसको क्या बोलते हैं, जब दो प्लेट टकराएंगे तो किसका निर्माण होता है, फोल्ड का। किसका निर्माण होता है, फोल्ड। ऐसा संरचना होती है, लेकिन बल लगा हुआ है, तो बल लगा हुआ तो ये ऊंचे होते चले जाएंगे, ऊंचे होते चले जाएंगे। अच्छा, जब हम पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी में पहुंचेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि माउंट एवरेस्ट इधर है कि इधर है। माउंट एवरेस्ट किधर है, इधर है भाई, इधर यहाँ है माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी यहाँ है। ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन हो गया इधर का देखो सुनो, जब हम पढ़ेंगे पहाड़ माउंटेन तो ब्लॉक माउंटेन्स पढ़ेंगे, है ना, नवीन वलित पर्वत पढ़ेंगे। तो वलय, इसको क्या, ये क्या जो निर्माण, दो प्लेट जब टकराते थे ये क्या बना, ये वलय बना। क्या बना, वलय बना, वलय बोलते हैं इसको, फोल्ड कहते हैं इसको। तो जब हम पहाड़ पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे न्यू फोल्ड माउंटेन, ओल्ड फोल्ड माउंटेन, है ना। आपको ये पहले बना होगा, करोड़ों साल पहले, ऊंचा होगा ही, उस समय बहुत ऊंचा होगा। लेकिन भाई करोड़ों सालों में बरसात तूफान झेलते झेलते क्या होता है, अरावली आज कैसे दिखाई देती ऐसे दिखाई देती। अरावली ज़्यादा ऊंचा नहीं दिखेगा, अरावली के पर्वत आपको ऐसे ऐसे दिखेंगे। लेकिन आपको पता है विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी अरावली है। अरावली मतलब जब करोड़ों साल, जब ये यहाँ पे था, एक साथ था, तभी अरावली बन चुकी थी यहाँ पर, तभी अरावली बन चुकी थी। तो अरावली उस समय हो सकता है माउंट एवरेस्ट से भी दुगनी ऊंची होगी। लेकिन करोड़ों साल के में वर्षा तूफान भूकंप ये सब झेल झेल के पर्वत छोटे होते जाते हैं, घिसते जाते हैं, उनकी चोटी घिसती जाती है ना। तो अरावली आज ऐसे हो चुके हैं, सबसे बूढ़ा पर्वत है ये, है ना, बूढ़ा गया है ना पर्वत, सबसे एजेड है, तो बूढ़ा हो गया तो बेचारे की हाइट कम होगी, अब तो ऐसा बन गया मरहा। लेकिन अगर तुलना करोगे तो माउंट एवरेस्ट का निर्माण भी करोड़ों साल पहले हुआ है। लेकिन अगर मान लो ये 1 करोड़ साल पहले हुआ है तो ये 50 करोड़ साल पहले हुआ है। 40 करोड़ में पूरा मौसमों की मार, तूफानों की मार, भूकंप, है ना, ज्वालामुखी सब झेल झेल के बेचारा बूढ़ा गया और छोटा हो गया हाइट। इसकी भी ऊंचाई ज़्यादा होगी, इसकी तुलना में इसकी भी ऊंचाई, जब ये बना होगा तो बहुत ऊंचा होगा ये। लेकिन करोड़ों सालों बाद ये बना, तब तक ये बेचारा झड़ गया और ये ज़्यादा ऊंचा हो गया, क्योंकि इधर बाद में ये टकराया ना, तो बाद में जब टकराए तो ये पर्वत चोटियाँ ज़्यादा ऊंची बनी होंगी और ये पहले ऊंची थी जो अब तक नीची हो गई। बात समझ रहे हो? इस प्रकार से गोंडवाना लैंड, समझ रहा है, ये आकर यहाँ पे जुड़ा और तब इस निर्माण हुआ भारतीय प्रायद्वीप का। तब निर्माण हुआ किसका? भारतीय प्रायद्वीप। जो नीचे पूंछ आपको दिख रहा है ना इंडिया में, ये वाला हिस्सा, ये पहले ये अलग था, ये आकर जुड़ा है आकर और ये बन गया है भारतीय प्रायद्वीप बना है। गोंडवाना लैंड से टुकड़ा आकर जो जुड़ा। क्लियर है? सर ये कम हो रहा है तो माउंट एवरेस्ट बड़ा क्यों हो रहा है? आप सुनो, उम्र के साथ जब दो प्लेट टकराएंगे उस समय जो वलय निर्मित होगा बहुत ऊंचा होगा। लेकिन लाखों करोड़ों सालों की अवधि में वलय क्या होगा, वो जो ऊंचे पर्वत होंगे वो घिसते जाएंगे भाई, उनकी चोटियों पर मार पड़ेगा ना, पानी का, बरसात का, तूफान का मार पड़ेगा, क्षरण होता चला जाएगा, उसको विदरिंग बोलते हैं अपन, वेदरिंग ना, वो होगा। बाद में देखेंगे हम इसको। लेकिन तुम्हारे हिसाब से अभी क्या बोल रही, तुम्हारा सवाल क्या? माउंट एवरेस्ट इसकी हाइट बढ़ रही है, 50 हो गया ना, 8,848 था, 50। हाँ, इसका मतलब क्या है जानती हो?
ये अभी भी गति कर रहे हैं, अब सारी मूवमेंट हो रहा है ना, अभी खत्म नहीं हुआ है, मतलब अभी भी बल, बाहरी बल लग रहा है ऐसा। और एक कारण ये भी हो सकता है, दूसरा एक और कारण बताता हूँ आपको। बीच में बहुत तगड़ा सुनामी आया था, भूकंप आया था तगड़ा, इधर ये सुनामी नहीं, भूकंप, इस बेल्ट में नेपाल और इधर बहुत तगड़ा भूकंप आया था। तो कई बार ऐसा होता है कि भूकंप के बाद ना, भूकंप आया था तगड़ा ना, तो उसके बाद लोगों ने, चीन ने सोचा कि फिर से नपाई करते हैं माउंट एवरेस्ट की। तो चीन ने वापस नपाई की। तो पहले अपन पढ़ते थे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर, किलोमीटर मत बोल देना सर, मीटर, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई इतनी थी। लेकिन अभी जब दोबारा नापे लोग तो इतनी आ गई, बढ़ गया ये। मतलब नीचे गतिविधि से हो सकता है कि नीचे ऐसे जो कोई दबाव ऊपर की ओर लगा हो तो माउंट एवरेस्ट बढ़ गया, 2 मीटर बढ़ गया। तो इसकी हाइट बढ़ी हुई है ना, समझ गए। तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो भैया निचले कोई हलचल हुआ है जिसने बाहर की ओर बल लगाया तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 2 मीटर बढ़ गई, या फिर ये जो प्लेट आया है, जो प्लेट का अभी भी ये अभी सारी संचरण कर रहा है, मतलब अभी भी एक दूसरे से की ओर बढ़ रहा है, दबाव बना रहा है। बात क्लियर है? क्लियर? ऐसे ना नहीं आए तोला तोला तो, अरे मैं महंगा थोड़ी हो रहा, मैं तेरे को ही देख रहा हूँ है। मेरी नज़र भंगी है क्या है? मेरी एक तो चाची है वो भंगी है। ऐसा बोलना नहीं चाहिए सबके सामने वो, लेकिन मेरा वीडियो कभी देखेगी नहीं वो, है ना, गांव में रहती है वो। तो पहले पहले बहुत धोखा हुआ। मैं आया, वो ऐसे देख रही, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आओ बैठो, पानी वानी दूँ, मैं कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, पानी वानी दूँ, है ना। फिर उसके बाद जब मेरी ओर देखी ऐसे है, तो मैं सोच रहा हूँ मेरी तरफ देख रही है, लेकिन वो देख उधर रही थी। तो वो बड़ी ध्यान से इसे देखा जाके, यहाँ तो वो महंगी है, ऐसा तिरछा देखती है, आँख ऐसा पुतली तिरछा है। और शादी, मेरे चाचा को पता नहीं था कि मेरी चाची भंगी। हमारे एक और चाचा, मंझले चाचा, वो गए और रिश्ता तय कराए। रिश्ता तय कराए और क्या है, मंझले चाचा था, रिश्ता तय कराया तो जो भी दहेज वहेज वाला जो मसला है वो वहीं पे समेट लिया। हाँ ठीक है, कमाई होगा, उसे पता था, लेकिन वो बताया नहीं। वो बोला जैसे वो पुराना ज़माना, अरे वो भैया लोग जो तय कर दिए वो होगा, है ना, अपन क्या ढूंढे। तो वो गए हमारे चाचा श्री, और उनको पता था भैंगी, और रिश्ता तय कराए। ठीक, जो भी पैसा वैसा जो भी, जाहिर सी बात है भैंगी लड़की है तो कुछ हिसाब किताब बना होगा। बहुत नहीं रहे, हमारी जो जाति है उसमें लोग हो सकते हैं लालची दहेज के मामले में, लेकिन उतने बड़े नहीं हो सकते जितने ब्राह्मण और क्षत्रिय होते हैं ना। उसमें बहुत ज़्यादा, उसमें तो एकदम बोली लगती है। और हाँ, बोली लगती है। तुमको पता है कि क्षत्रिय जातियों में सबसे ज़्यादा कन्या भ्रूण हत्याएं हुई हैं, सबसे ज़्यादा। हाँ, और उसकी सबसे बड़ी वजह थी दहेज, कि क्षत्रिय कुल में अगर लड़की पैदा हुई मतलब बहुत दहेज चाहिए। हाँ, अभी भी चलता है, अभी भी अगर आप संपन्न नहीं है ना कोई क्षत्रिय तो शादी नहीं होगी। और ब्राह्मणों में भी होता है, ये मैं बता देता हूँ, ब्राह्मणों में भी बहुत तगड़ा दहेज मांगते हैं। तो सोने का धंधा करते हैं साले, तो बहुत माल होगा। हाँ, लेकिन हमारा जो छत्तीसगढ़ है, इस छत्तीसगढ़ में हम बोल सकते हैं कि दहेज की वैसी वो नहीं है, अपने यहाँ वैसा नहीं है। लेकिन चले जाओ उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में भी ना, जो यूपी से लगे हुए है ना मध्य प्रदेश, वहाँ भी, और साउथ में चले जाओ तो वहाँ भी भैया बिना दहेज के तो उच्च जो सवर्ण ब्राह्मण, इसमें शादी ही नहीं हो पाएगी। लड़की की शादी नहीं होती, गरीब लड़कियों की जल्दी, दहेज। और शादी यदि होगी तो फिर कॉम्प्रोमाइज़, लड़का लंगड़ा है,
या महंगा है तो शादी होगा, है ना। अरे साला नीचे तो सोने के अलावा बात ही नहीं होती। और सोना का जब बात होता है तो जानती है कि हमारे यहाँ जैसे इधर नॉर्थ बेल्ट में अपन लोग जैसे क्या होगा कि सोना 3 तोला सोना, 4 तोला, 5 तोला सोना दे दिया, काम हो गया शादी में। छोटे छोटे है ना, छोटे छुटपुट दहेज वाला जो मसला है, वहाँ साले किलो में बात करते हैं। हाँ 1 किलो सोना, 2 किलो सोना, 5 किलो सोना, ऐसे बात होती है। और ब्राह्मण और इसमें हो गया तो देख लेना तुम, साउथ इंडियन शादी में, ब्राह्मण और क्षत्रिय शादी में लड़की पूरी लदी रहती है, सोने से लदी रहती है। और सबसे ज्यादा लालची, तुमको लिख लो और जान लो तुम लोग, सबसे ज्यादा लालची और दहेज के लिए हत्या तक कर देते हैं साले बिहारी। बिहार सबसे ज्यादा लालची है ना। बिहार के लोग करते क्या है पता है, लड़का अगर बिहार में पैदा हो गया है तो बहुत खुश होता है, तो लड़के की शादी बिहार में ही करना चाहेगा क्योंकि वहां बहुत लेन देन होता है, माल मिलेगा। और लड़की हो जाती है बिहार में तो खोजता बिहार से बाहर का लड़का। क्यों? बिहारी ज्यादा मांगेगा, यूपी में जाएगा तो यूपी में कम मांगेगा, तो वो यूपी का लड़का खोजता है ना। चलो ब्रेक ले लो। अच्छा, भूकंप वाले मामले में अपन इंटेंसिटी और उसकी बात किए थे, वहाँ शायद देखो भूकंप जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। नीचे क्या होता है, नीचे ऊपर क्या होता है, एपी सेंटर। ऊपर क्या होता है, एपी सेंटर। इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, अधिकेंद्र। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अधिकेंद्र ना, ये अधिकेंद्र है। और इसको क्या बोलते हैं, फोकस। इसको मूल, भूकंप मूल कहते हैं, इसको भूकंप मूल। तो पृथ्वी के नीचे, सतह के नीचे होता है भूकंप मूल, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, जहाँ से वो हलचल उत्पन्न होती है। फिर तरंगे ऊपर की ओर ऐसे ऐसे गोल गोल तरंगे बढ़ती हैं ना, ऐसे ऐसे वेव भूकंप तरंगे बढ़ती हैं। फिर एक प्रश्न अगर आ जाए कि भैया कौन सा भूकंप, देखो मैग्नीट्यूड की बात जो है वो अलग होती है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि 50 पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर की गहराई तक, इसको क्या बोलता है, छिछला उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र मूल कितना छिछला है, क्या है, इसको बोलते हैं छिछला, छिछला। फिर 50 से 250, 50 से 250, इसको क्या बोलते हैं, मध्यम, मध्यम उद्गम केंद्र वाला भूकंप। और इसके नीचे वाला ये गहरा है ना, डीप, ये कितना 700 किलोमीटर तक, 700 किलोमीटर तक ये ऐसा भूकंप होता है ना। पिछली क्लास से रिलेटेड है तो बस सुन लो। अब होता क्या है कि कौन सा भूकंप, छिछले उद्गम केंद्र वाला भूकंप ज़्यादा तबाही मचाएगा कि गहरे उद्गम केंद्र वाला भूकंप ज़्यादा। जैसे जितना गहरा है, जैसे ये है, तो हम लोग कितने मैग्नीट्यूड तक देखे थे यहाँ पर, ऊपर वाला छिछला रे 6 से 8, 1 से 5, 1 से 5 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल पे नापा जाएगा तो कितना नापा जाएगा, 1 से 5। तो मध्यम 5 से 6 मैग्नीट्यूड का यदि भूकंप आया तो उसको कब होगा, वो जब 50 से 250 किलोमीटर के बीच उसका उद्गम होगा तो, और 250 से 700 के बीच उद्गम होगा तो ये 6 से 8 मैग्नीट्यूड का भूकंप उत्पन्न करेगा। लेकिन सवाल ये है, देखो ये उल्टा हो गया। ये तो आप जान गए कि जो जिसका उद्गम पृथ्वी की सतह से, जिसका उद्गम 50 किलोमीटर के बीच में होगा, मूल भूकंप मूल, वो छिछला उद्गम केंद्र होगा, उससे कम मैग्नीट्यूड का भूकंप आएगा, 1 से 5। फिर मध्यम 50 से 250 किलोमीटर के बीच जो होगा, 5 से 6 मैग्नीट्यूड का भूकंप उत्पन्न करेगा। और अगर मान लो उसका उद्गम 250 से 700 किलोमीटर की गहराई में है तो फिर वो 6 से 8 मैग्नीट्यूड का भूकंप उत्पन्न करेगा। लेकिन कौन सा भूकंप सर्वाधिक तबाही मचाएगा सतह पर, वो है छिछला।
छिछला उद्गम केंद्र जो होगा ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा, ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा, ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मचाएगा ऊपर सतह पर। अब कारण देख लो आप, कारण भाई एक तरंगे जो उत्पन्न होती क्या है, ऊर्जा तो है, एनर्जी तो है ना। अगर मान लो 8 मैग्नीट्यूड का भूकंप, मतलब उसका उद्गम केंद्र गहरा है पृथ्वी की सतह के नीचे, तो भैया ये एनर्जी पृथ्वी की सतह तक पहुँचते एनर्जी बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन मान लो वो 50 किलोमीटर या 70 किलोमीटर यहाँ पर भूकंप उत्पन्न हुआ है, तो पृथ्वी की सतह पर पहुँचने के लिए कम दूरी तय करनी पड़ेगी, तो मतलब उस एनर्जी का भी वेग ज़्यादा रहेगा। तो पृथ्वी की सतह के ऊपर जो बिल्डिंग है उसको नुकसान छिछले उद्गम केंद्र से पहुँचेगा, क्योंकि एनर्जी बढ़ नहीं पाएगी, ज़्यादा दूरी तय नहीं करेगा ये तरंग, भूकंपी तरंग जो इसका उद्गम छिछला होगा। समझ गए? तो ये एक पॉइंट अपने उसमें जोड़ना कि सबसे तबाही पृथ्वी की सतह पर कौन सा भूकंप सबसे ज़्यादा तबाही माना है, छिछले उद्गम। अगर मैग्नीट्यूड में पूछ दे तो 1 से 5 मैग्नीट्यूड, 1 से 5 मैग्नीट्यूड का भूकंप ना। ठीक, चलो आगे बढ़े। आगे ये प्लेट टेक्टोनिक ये हो गया। अभी हमें क्या करना है, वोल्केनो, वो ज्वालामुखी ना। चलो, तो ज्वालामुखी भी हम जानते हैं यहाँ पैदा होगा, यहीं सबसे ज़्यादा यहीं होगा। लगभग विश्व के 60% ज्वालामुखी यहीं फटते हैं। ठीक, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, सब तो वही आपके नोट्स में रहेगा। सुनामीटर, हाँ चलो एक बार क्विक थोड़ा देख ले हम लोग। अरे यार नोट, सुनामी शुरू कहाँ से हुआ, ये लो भैया। इनकी उत्पत्ति महासागरीय तली में भ्रंशन व प्लेटों के टकराने के कारण उत्पन्न 7 मैग्नीट्यूड से अधिक तीव्रता। एक और चीज, तीव्रता, भूकंप की तीव्रता कैसे बढ़ेगी, भूकंप की तीव्रता कैसे बढ़ेगी, नीचे जितना उसकी गहराई, भूकंप मूल की गहराई ज़्यादा होगी, भूकंप की तीव्रता यदि बढ़ता जाना ना 1 से 5 मैग्नीट्यूड, 5 से 6 मैग्नीट्यूड, 6 से 8, तो तीव्रता जितनी गहराई नीचे की ओर होगी उतनी तीव्रता बढ़ेगी। लेकिन विनाश मचाने की शक्ति किसमें ज़्यादा होगी, उल्टा, रिवर्स। जिसका छिछला उद्गम केंद्र होगा वो ज़्यादा विनाश मचाएगा। कारण कि जो ऊर्जा होगी वो बट नहीं पाएगी, क्योंकि वो पृथ्वी की सतह पर दूरी कम तय करेगा ना तक। ओके, ये इम्पोर्टेंट है भैया। सुनामी के लिए महासागर की तलहटी में कम से कम कितनी तीव्रता वाला भूकंप होना चाहिए, 7 मैग्नीट्यूड वाला भूकंप होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे वो सब तो मैं समझा दिया हूं। ये चालू हुआ कि नहीं हुआ, है ना। ये जो तरंगों की ऊंचाई जो वृद्धि होती जाती है, इसको क्या कहा जाता है, स्वेलिंग इफेक्ट। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, वही स्वेलिंग। ये लो, ये याद रखना, स्वेलिंग इफेक्ट। अत्यधिक गहरे समुद्र में सुनामी की गति सर्वाधिक होगी, लेकिन महासागरीय तटों पर न्यूनतम होती है। उल्टा है, बता रहा हूँ। देखो, सुनामी की गति सर्वाधिक, लहरों वाला तो समझ गए आप, लहरों की लंबाई समुद्र के गहराई में ज़्यादा होगी और ऊंचाई कम होगी। तट के पास लहरों की लंबाई कम होगी और ऊंचाई ज़्यादा होगी। लेकिन इसका ठीक उल्टा देखो, अब इसमें क्या बोल रहा है, गति की बात कर रहा है। सुनामी की गति, लहरों की गति सर्वाधिक कहाँ होगी, गहरे समुद्र में जहाँ पैदा हुई है, और तट के आसपास पहुँचते इनकी गति महासागरीय तट पर न्यूनतम हो जाएगी। गति याद रखना जो नुक्स, लेकिन ऐसा मत सोच लो गति एकदम ऐसे लुढ़केगी। गति की बात कर रही, वहाँ 400 किलोमीटर प्रति घंटा है अगर समुद्र के बीच में, तो तटों की ओर आकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा भी काफ़ी है। 100 फीट ऊंची लहरें आकर जब टकराएंगी उतने भी गति से, तो भारी तबाही मचाएंगी ना। ये याद रखना। उल्टा आपसे पूछेगा कि लहरों की तीव्रता अधिक कहाँ होगी, गहराई, और महासागरीय तटों पर न्यूनतम कम होगी, घटती जाएगी। फिर ये ऐसे ही है, ये देख लो, सुनामीटर,
मीटर। समुद्र तल में आए भूकंप की तीव्रता को जानकारी किससे मिलती है? सुनामीटर से। सुनामीटर समुद्र के भीतर है ना। सुनामी की सर्वाधिक उत्पत्ति कहाँ होगी? कोई प्रशांत महासागर बेल्ट, रिंग ऑफ फायर ना। अरे ये ज्वालामुखी कहाँ की? होगा क्या? ये नहीं होगा। ज्वालामुखी की पीपीटी कहाँ गोल कर दे? चलो चलो यहाँ पढ़ा दूं मैं। वॉल्केनो डायग्राम। चलो भैया ज्वालामुखी देखो। ये डायग्राम तो बचपन में आप लोग पढ़े हो, नहीं पढ़े हो? पढ़े जरूर हो। देखो भैया, मैग्मा चैम्बर, जहाँ से मैग्मा आता है। अच्छा, मैग्मा जब वो खौलता हुआ होता है, पिघलता हुआ, तो उसे क्या बोलते हैं? मैग्मा कहते हैं। लेकिन जब वो इस वेंट से, ये जो वेंट है ना आपका मेन वेंट, जहाँ से वो बाहर आता है, चीर कर बाहर आता है, इसको क्या कहा जाता है? वेंट। इसको क्या कहा जाता है? वेंट। और ये मैग्मा चैम्बर नीचे होता है, जहाँ से मैग्मा आता है। अब एक बात बताओ कि ये जो मैग्मा ज्वालामुखी फटता है, ये मैग्मा कहाँ से आता है? कोर से आता है कि मेंटल से आता है? कहाँ से आता है ये? मेंटल से आता है। कहाँ से आता है? मेंटल से आता है। मेंटल, कोर और नीचे है। हम लोग पढ़े हैं कि कोर में पिघला वो पिघलता हुआ होता है ना। लेकिन फिर सवाल ये पैदा हो गया कि साला ज्वालामुखी जब फटता है तो ये जो पिघलता हुआ मैग्मा बाहर आता है जो चीर कर, ये मेंटल से क्यों आता है? सवाल पैदा हो गया। तो देखो होता क्या है कि मान लेते हैं हम कि दो प्लेट टकराए मान लीजिए, तो जाहिर सी बात है नीचे प्रेशर बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा। दबाव बढ़ता है तो क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है। अगर मान लो प्रेशर बढ़ता है, जैसे वही प्रेशर कुकर देख लो। प्रेशर कुकर में अपन क्या करते हैं? चावल को जल्दी पकाने के लिए आग लगाते हैं। वो क्या करता है? वो स्टीम पैदा करता है, और वो लेकिन वो निकलने का जगह नहीं होता, तो प्रेशर बढ़ाता है। और प्रेशर बढ़ने से होता है क्या? उसका तापमान बढ़ जाता है। प्रेशर ज़्यादा है तो तापमान बढ़ेगा ना। तो क्या होता है कि मेंटल का जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है, और उस समय वहाँ पर जो भी ठोस अवस्था में वो मैग्मा बन जाता है ना। समझ रहे हो आप? मेंटल में हम लोगों ने देखा कि पिघलता हुआ लावा, पिघली हुई अवस्था में जो चट्टानें हैं, खनिज हैं, वो कोर में होती है, मेंटल में नहीं होता। अगर पृथ्वी के नीचे गहराई पे जाओ तो ऊपर आप क्या देखते हो? ऊपर आप देखते हो क्रस्ट, जिसको हम भूपर्पटी बोलते हैं। सबसे ऊपरी लेयर 100 किलोमीटर तक का लेयर क्रस्ट बोलते हैं। इसके बाद क्रस्ट से नीचे जाते हैं कहाँ तक? 2900 किलोमीटर तक। कितने किलोमीटर गहराई तक? 2900 किलोमीटर। ये क्या कहलाता है? मेंटल। ये क्या कहलाता है? मेंटल। फिर 2900 से लेकर कहाँ तक गए अपन? 6348 ऐसा कुछ था है? हाँ 6300। ये क्या है? कोर है ये। और कोर में हम लोग दो हिस्सा देखते हैं। कोर में ऊपर वाला बाह्य कोर। बाह्य कोर में क्या होता है? पिघली अवस्था में लावा, पिघली अवस्था में जो आपको मिलता है, ये देखो, ये जो पिघली हुई अवस्था में होता है वो यहाँ होता है। लेकिन जब अपन आंतरिक कोर में जाते हैं तो यहाँ फिर से ठोस आ जाता है। ये पढ़े ना अपन डिटेल में। जब ज्वालामुखी फटता है पृथ्वी की सतह से, ऐसा वेंट, ये ऐसा वेंट बना ना, ज्वालामुखी फटा, तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो लावा आ रहा है ये तो बाह्य कोर में है, बाह्य कोर से नहीं आता। कहाँ से आता है? मेंटल से आता है। ये हम मैग्मा चैम्बर कहाँ है? मेंटल में। कहाँ है ये?
मैग्मा चैम्बर कहाँ है? मेंटल में, समझ रहे हो, जहाँ से मैग्मा। अब ऐसा क्यों हो रहा है भैया? मेंटल में तो पिघली अवस्था में होता नहीं, ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि मान लीजिए दो प्लेट टकराते हैं तो प्रेशर उत्पन्न होगा नीचे, और मेंटल में इतना प्रेशर उत्पन्न हो जाता है कि यहाँ की जो ठोस है वो पिघल जाती है। तापमान बढ़ता है, प्रेशर बढ़ा तो तापमान बढ़ेगा, पिघल जाती है। तो एक बात याद रखना, क्योंकि फंस सकते हो, ज्वालामुखी में जो मैग्मा आता है, मैग्मा का स्रोत क्या है? मेंटल है कि कोर है? मेंटल। पहला प्रश्न फंसाने वाला। मैग्मा, ज्वालामुखी में मैग्मा का स्रोत कहाँ है? मेंटल। मेंटल से आता है बाहर। अब ये देखो मेंट, ये मेन वेंट है जहाँ से सीधा चढ़ते हुए फटता है पहाड़ों के ऊपर, और कुछ कुछ भैया साइड साइड से तो ये सेकेंडरी वेंट बोलते हैं, इनको क्या कहते हैं? द्वितीयक। ये हो गया मेन वेल्ट, मुख्य वेंट, और ये क्या हो गया? द्वितीयक वेंट। यहाँ से भी निकलता है मैग्मा। मैग्मा जैसे बाहर निकलता है तो ये क्या है भैया? क्रेटर। जिस मुंह से बाहर आता है इसको क्या बोलते हैं अपन? क्रेटर। ठीक, अच्छा। अब यही मैग्मा बाहर आता है, लुढ़कते लुढ़कते पहाड़ों से नीचे आता है, और कुछ समय के बाद ठंडा हो जाता है, करिया हो जाता है। कुछ समय के बाद करिया हो जाता है, जम जाता है। इसको क्या बोलते हैं अपन? लावा। यही मैग्मा जब करिया होकर, जब ठंडा होकर करिया होता है, ठंडा जब हो जाता है तो काला हो जाता है, और यही क्या कहलाता है आपका? लावा। मैग्मा ही लावा बनता है, जब वो ठंडा हो जाता है तो लावा हो जाता है। क्लियर है? बस छोटा सा डायग्राम है। यहाँ पे प्रश्न जो बना वो क्या बना? ज्वालामुखी का मुंह जहाँ से निकलता है बाहर आता है उसे क्या बोलते हैं? क्रेटर। आई भी बोलते हैं इसको, आई आँख ना। वेंट होता है जहाँ से मुख्य, जहाँ से मैग्मा बाहर आता है, और कुछ कुछ ऐसे भी जहाँ से कमज़ोर मिलता है वहाँ से भी चीर कर निकल जाता है, उसको सेकेंडरी वेंट है। ठीक है, अच्छा। अब जब ज्वालामुखी फटता है तो बहुत सारा गुबार उत्पन्न होता है, गैस का गुबार बाहर आएगा, गैस का गुबार बाहर आएगा ना भैया। अच्छा, गैस से गुबार बाहर आता है, इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है जल वाष्प। क्या होता है? जल वाष्प। और क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। और क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। कैसे लिखेंगे? SO2, ये सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो ज्वालामुखी में जो गैस का गुबार बाहर आता है लावा के, मैग्मा के साथ, उसमें क्या क्या होता है? वाटर, जल वाष्प होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड होता है। अब आइए, ज्वालामुखी को उद्गार के आधार पर, इरप्शन के आधार पर तीन भागों में बांटा जाता है। तीन भागों में बांटा जाता है ज्वालामुखी को, उद्गार के आधार पर तीन भागों में बांटा जाता है। एक को हम बोलते हैं कौन सा? सक्रिय ज्वालामुखी। एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनो। एक होता है डोरमेंट वॉल्केनो, प्रसुप्त ज्वालामुखी। एक क्या होता है? प्रसुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट वॉल्केनो। और एक होता है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, एक्सटिंक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? मृत ज्वालामुखी, मृत या शांत ज्वालामुखी। ठीक, नहीं निष्क्रिय भाई, मृत या निष्क्रिय। आ जाइए, ये प्रश्न नहीं बनेगा, ये तो बहुत छोटे उसमें आप, लेकिन प्रश्न जहाँ से बनेगा वो बताते हैं। देखो, सक्रिय ज्वालामुखी केवल उसको बोलते हैं जिसमें उद्गार लगातार चल रहा है, मैग्मा बाहर आ रहा है। सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव है, वो लगातार विस्फोट चल रहा है, उद्गार हो रहा है। प्रसुप्त ज्वालामुखी उसको बोलते हैं जिसमें लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ है, जिसमें लंबे समय से सोया हुआ है, लेकिन कभी भी जाग सकता है, कभी भी जाग सकता है ना। तो ये मेघनाथ की नींद में सोया हुआ है, कभी भी अचानक भड़ाक से फूट के बाहर आ जाएगा। ये ज़्यादा खतरनाक है, ये ज़्यादा खतरनाक है भैया। सक्रिय ज्वालामुखी तो वो उद्गार हो ही रहा है, तो वहाँ लोग आसपास में रहेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पर लोग धोखे में रहते हैं, अरे नहीं हुए, 200 साल से नहीं हुए हैं, यहीं रहते हैं, और रात में पता चला अचानक ये जाग गया, सोते सोते सब निपट गए ना। ये ज़्यादा खतरनाक, और ये इसमें बहुत लंबी अवधि से कोई उद्गार हुआ नहीं, और इसमें उद्गार की संभावना
नहीं, है ना, उसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनो। प्रश्न कहाँ से बनेगा? देखो, प्रश्न बनेगा विश्व के नक्शे में। विश्व के नक्शे में किस प्रकार का ज्वालामुखी कहाँ कहाँ है, कौन सा ज्वालामुखी है, कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है, कौन सा डोरमेंट है, कौन सा एक्सटिंक्ट। प्रश्न यहाँ बनेगा। इसके लिए फिर से नक्शे में आना पड़ेगा। अरे एरर कवर बता थे। इमेज, अरे सतीश, अरे मैप निकलवाना है रे। वो बात कर, कतेक बोलते वही बड़ा बड़ा निकालवाना है। कितना कितना निकलवाए थे, तेरे को याद है? क्या है, मैपिंग जब होगा ना, बड़ा मैप होना चाहिए। छोटे मैप में तुम लोग गोचोगे ना, छोटे मैप में तो एकदम वो कचरा हो जाएगा। किसमें बताऊं मैं? इसमें बताऊं क्या? हाँ, इसमें ठीक है, ये ठीक है ना। हाँ, ये लो, चलो भैया। सबसे पहले मैं एक्टिव वोल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी ना, विश्व के सक्रिय ज्वालामुखी। प्रश्न कैसे बनेगा? दे देगा 4 ज्वालामुखी, बोलेगा इनमें से कौन सा सक्रिय है, कौन सा डोरमेंट है, ऐसा पूछ देगा। दूसरा प्रश्न क्या पूछेगा? फलाना ज्वालामुखी कौन से देश में, कौन से देश में, ऐसा बनेगा ना। तो मैं पहले लाल ले लेता हूं, क्योंकि लावा अभी भी निकल रहा है ना। चलो, सबसे पहले यहाँ आते हैं। यहाँ पर ना कुछ द्वीपों का समूह है, यहाँ पे कुछ द्वीप है ना, जिसको कौन सा द्वीप नाम दिया गया? हवाई। कौन सा द्वीप है ये? हवाई द्वीप। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम भाग ना हवाई द्वीप है ये। कुछ द्वीपों का समूह है, ये हवाई द्वीप कहलाता है। यहाँ पर दो सक्रिय ज्वालामुखी हैं, दो सक्रिय ज्वालामुखी। एक है मौना लोआ, एक है मौना लोआ, मौना लोआ, मिस लोआ लोआ, और एक दूसरा कौन सा है? किली माऊ, किली माऊ, किली माऊ। दो हवाई द्वीप में 2 ज्वालामुखी। ठीक, चलो ये सब याद हो जाएगा। मैं भी मैपिंग में चलूंगा ना, एक एक कॉन्टिनेंट पकड़ कर, तो सब आपको याद हो जाएगा, लेकिन आपको फिर भी बनाना चाहिए। मौना लोआ और किली माऊ। किली माऊ के विषय में एक जानकारी है कि ये विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। किली माऊ फैक्ट, ये विश्व का सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी यही है। सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी, लार्जेस्ट बोलो, सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, ऐसा बोलो ये। उसके बाद नीचे चलते हैं, नीचे पे माउंट कैटापॉक्सी कहाँ है? इक्वाडोर कहाँ है? देखो ये कोलंबिया है, ये छोटा सा देश दिख रहा है, इक्वाडोर है ये छोटा सा देश। यहाँ पर है माउंट कैटापॉक्सी। देखो ज्वालामुखी हमेशा पहाड़ पे फटता है ना। कैटापॉक्सी, माउंट कैटापॉक्सी, इक्वाडोर। कौन सा देश? इक्वाडोर। ठीक, सक्रिय ज्वालामुखी है भी। इसके नीचे आ जाओ, अर्जेंटीना में एक और आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर अर्जेंटीना है ये देश। अर्जेंटीना में ओजस डेल सलादो, ओजस डेल
सलादो, ओजस डेल सलादो, अर्जेंटीना। असल में थोड़ा सा चिली के बॉर्डर में भी आता है, ये जो मिर्ची जैसे दिखता है ना, ऐसा लाल, ऐसा लंबा सा देश चिली है ये, थोड़ा सा, लेकिन मेजर कहाँ है? अर्जेंटीना। ओजस डेल सलादो के विषय में एक जानकारी है कि ये जो है, ये विश्व का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, ऊंचा, सबसे ऊंचा। कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी तो है ही है, लेकिन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी यही है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा? ओजस डेल सलाडो, अर्जेंटीना, ओजस डेल सलाडो, अर्जेंटीना। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलिमाऊ, हवाई द्वीप, किलिमाऊ। हवाई द्वीप वैसे कौन से देश का हिस्सा है? अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। हवाई द्वीप किसका है? यूएसए का है। इस पर अधिकार किसका है? यूएसए का। ठीक, यहीं पर एक फैक्ट लिखो कि दूसरा सेकंड हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? लुलाई लाको, लुलाई लाको, बी फैक्ट ऐसे ही लटके झटके, लुलाई लाको, लुलाई लाको दूसरा सबसे ऊंचा। चिली, ये भी वही है, अर्जेंटीना, चिली। ठीक, नोट करके यहीं पर लिख लो तो कि ये, इसको अगर हम जोड़ दें, पैसिफिक आपको पता है, अंदाजा तो हो गया, ये इंडोनेशिया है। ये क्या है? इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया ना, इंडोनेशिया द्वीपों का समूह है इंडोनेशिया। अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी, सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, या ज्वालामुखी से सबसे प्रभावित देश कौन सा है? इंडोनेशिया। पूरे विश्व सर्वाधिक प्रभावित देश इंडोनेशिया, सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी यहीं। हाँ, एक फैक्ट है। अब वो विश्व का मोना जो आप लोग देख रहे हो, मोना लोआ, ये देखो, किलिमाऊ सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी, मोना लोआ विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, लार्जेस्ट, सबसे बड़ा ज्वालामुखी मोना लोआ है। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मोना लोआ। और इतिहास में सबसे ज्यादा विध्वंसकारी ज्वालामुखी तंबोरा, ऐसे वहीं पर नोट लिख रहे हो ना, तंबोरा ज्वालामुखी, तंबोरा। तंबोरा ज्वालामुखी, लोग भुला गए बोला, तंबोरा वोल्केनो, तंबोरा विध्वंसकारी। सुम्बावा आइलैंड, इंडोनेशिया, वही होगा। मैं आइलैंड देखना चाह रहा था। सुम्बावा द्वीप, इंडोनेशिया, सुम्बावा द्वीप, इंडोनेशिया। अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा विध्वंसकारी ज्वालामुखी सुम्बावा आइलैंड, सुम्बावा द्वीप, सुम्बावा, सुम्बावा द्वीप, इंडोनेशिया। ये लो, ये बना देता हूँ ना, इंडोनेशिया एक द्वीप है। यहाँ पर एक कौन सा वोल्केनो है? ये कौन सा है? अब सुम्बावा द्वीप नहीं, तंबोरा, तंबोरा, तंबोरा ज्वालामुखी।
यहाँ इंडोनेशिया सुम्बावा द्वीप, सुम्बावा द्वीप। चलो अब उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, इटली पहुंचते हैं। इटली ऐसे आगे पहुंच रहे ना, ये देश दिख रहा है ना, ये वाला देश, ये इटली है, ये इटली है ना। इटली में हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी में कौन सा ज्वालामुखी देखे? स्ट्राम्बोली देखे थे क्या? एटना, 3 ज्वालामुखी देखे थे। देखो, स्ट्राम्बोली, वेसुवियस, एटना। स्ट्राम्बोली, वेसुवियस, एटना। तो सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? स्ट्राम्बोली। यहां पर एक लाल कलर में बनाऊंगा, स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली। कैसे लिखोगे? लिपारी द्वीप समूह इटली। कहाँ है ये? लिपारी, लिपारी द्वीप इटली, इटली। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 90% लोग इटली बोलते हैं, इटली, इडली नहीं बोलते हैं, वो इटली खाते हैं। तुम में से बताओ अब तक कौन कौन इडली खा रहा था? नहीं बताओगे अभी भी? नहीं, जाकर क्या बोलते हो? इडली बोलते हो कि इटली बोलते हो? डा होता है, इडली ज़्यादा बोलते हो। वही तो मैं बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में 90% लोग उसको इडली बोलते हैं। अब मेरी नानी उसको इटनी बोलती थी, इटनी नहीं, पुरानी थी, बोलने नहीं आता था, इतना सिखाया नानी, इडली बोल, इडली, इटनी, आंखों बस्ती थी, है ना। चलो स्ट्राम्बोली, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। एक्टिव वॉल्केनो हो गया ना, फिर मैं बारी बारी से पहुंचूंगा, क्योंकि आपके दिमाग में खाका नहीं बढ़ेगा। और उसके बाद अपन आगे चलते हैं। एक यहाँ पर रॉस आइलैंड बताया था अंटार्कटिका में, ये अंटार्कटिका है ना, यहाँ पर एक आइलैंड, यहाँ पर एक है, क्या है? एरब्रुस, एरब्रुस, रॉस आइलैंड। कौन सा आइलैंड द्वीप है यहाँ पर? रॉस द्वीप, रॉस द्वीप अंटार्कटिका में, रॉस द्वीप अंटार्कटिका में। माउंट एरब्रुस एक्टिव वॉल्केनो है, माउंट एरब्रुस। एक और एक्टिव वॉल्केनो तंबोरा तो देख लिए, एक और यहाँ पर देखे थे, माउंट मेयॉन। क्या देखे थे? मेयॉन देखे थे। कहाँ पर? इंडोनेशिया। ओकर बाद हमन देखे रहे, ये अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार के जो ऊपर वाला देखो, 2 द्वीपों का समूह है ये। ऊपर वाला अंडमान है, नीचे वाला निकोबार है। डिटेल अपन पहुंचेंगे आगे। ऊपर वाले जो कुछ द्वीप हैं उनको क्या बोला? अंडमान द्वीप समूह बोला जाता है, और नीचे वाले निकोबार द्वीप समूह। ठीक, तो अंडमान जो द्वीप समूह है, इसके पश्चिम में, इस पूरब में एक वॉल्केनो है, बैरन। बैरन आइलैंड का नाम है बैरन, इसीलिए उसको भी नाम है बैरन। यहाँ एक वॉल्केनो है। तो भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी बैरन, बैरन वॉल्केनो ना। कहाँ है? अंडमान के पूरब में है कि निकोबार के पूरब में? अंडमान के पूरब में ना, अंडमान के पूरब में। देखो आप, पूरब है ना उस साइड। ठीक, एक्टिव वॉल्केनो हो गए, ये एक्टिव वॉल्केनो। उसके बाद अपन चलते हैं कहाँ? डॉर्मेंट, डॉर्मेंट वॉल्केनो।
ठीक, चलो मैं वो नक्शा इटली वाला थोड़ा निकाल दूं तो अबे यार मैप डालना था रे, ये तो इटली देश में पहुंच गया। ये वाला निकाले रहे उनका, ये लो, ये इटली कुछ इस तरह से दिख रहा है, निकला हुआ मैप में देखा था ना, इटली ऐसे ऐसे निकला हुआ दिखेगा। यहाँ पर हम लोग स्टाम्बोली कहाँ देखे थे, यहाँ इटली में ही देखे थे, लेपारी द्वीप समूह। यहाँ पर देखे थे कहाँ, स्टाम्बोली ना, स्टाम्बोली। उसके बाद एक देखे थे एटना, सिसिली में, सिसिली द्वीप। कौन सा सिसिली, ये है कि ये है सिसिली। ये देखो, ये जो दिख रहा है द्वीप अलग से दिख रहा है, ये इटली में ही आता है ना, ये सिसिली है। ये क्या है, सिसिली। यहाँ पर एक है कौन सा, माउंट, लेकिन ये कौन सा है, लाल नहीं बनाऊंगा, कौन सा है ये है प्रसोप्त, एटना, माउंट एटना। सिसिली द्वीप इटली में है, सिसिली द्वीप। ये कैसा है, प्रसोप्त, जो बैंगन में बना रहा हूं प्रसोप्त है, ये डॉर्मेंट वोल्केनो। ठीक, और एक और बताया था वेसुवियस, वो कहाँ है, नहीं बताया है? वेसुवियस नहीं बताया मैं, कोई बात नहीं। कैसे कैसे हो जाते रे, मैं भुला गया इसको रे। वैसे एटना कौन से लोकेशन कहाँ है, माउंट वेसुवियस इन इटली मैप, माउंट वेसुवियस इन इटली मैप। ऊपर है ये, देखो ये ऊपर में, इधर द्वीप में, यहाँ पर आपको मिलेगा माउंट वेसुवियस। लेकिन वो माउंट वेसुवियस किस में आएगा, हरे में बना देता हूँ, स्लीपिंग वॉल्केनो। ये है वेसुवियस, वेसुवियस। ये कैसा है, एक्सटिंक्ट, निष्क्रिय ज्वालामुखी ना। ये है आपका एक्टिव, यह है डॉर्मेंट, एक्सटिंक्ट। हाँ हाँ हाँ, अभी नहीं। चलो इटली वो क्या है, कचरा दिखता है इसलिए मैं उसमें दिखा दिया, ये हो गया। फिर उसके बाद आइए, एक और हमारे पास डॉर्मेंट वोल्केनो है, एक साइड से बढ़ता हूँ, अकांकगुआ, इटली में आ जाओ। ये दे, ये अर्जेंटीना, ये है माउंट अकांकगुआ, अकांकगुआ, ये अर्जेंटीना में है डॉर्मेंट वोल्केनो, अकांकगुआ। अ लिख देगा या ए लिख देगा, कंफ्यूज नहीं होता, एकांकगुआ, अकांकगुआ, गुआ याद रखना, ठीक है, अर्जेंटीना में। इधर आओ, ये तंजानिया, अफ्रीका महाद्वीप में ये जो दिख रहा है ना, तंजानिया है। यहाँ पर है किलीमंजारो, 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 ये भी डॉर्मेंट वोल्केनो है।
मतलब कभी भी जाग सकता है, भड़क सकता है। ये भी वही ना, बैंगन में तो वही बना रहा हूँ। वो इटली में वहाँ इसलिए गया कि वहाँ पर यहाँ जगह नहीं आइडेंटिफाई कर पाए। किलिमंजारो। और एक और अपने को मिलेगा, मैं गलती कर रहा हूँ क्या कि ये वाला प्रसुप्त है कि, एक बार चेक कर, तो किलिमंजारो एक्सटिंक्ट है कि प्रसुप्त, एक बार है, डोरमेंट है ना। डोरमेंट है। और एक वो नारकोंडम, नारकोंडम है सुप्त, प्रसुप्त में है ना नारकोंडम। इधर आओ, ये बैरन के ऊपर साइड थोड़ा सा, यहां पर एक है नारकोंडम, नारकोंडम है, हाँ उत्तरी अंडमान, वही इसके ऊपर, बैरन के ऊपर, उत्तरी अंडमान के थोड़ा सा ऊपर नारकोंडम आए बैरन। अभी सुन, डिटेल बाद में बताऊंगा जब हम इंडिया में पहुंचेंगे। कुछ द्वीप, बिखरे हुए द्वीप हैं ये ना, अंडमान निकोबार लगभग ना, लगभग इधर ज़्यादा हैं, 100 के आसपास द्वीप हैं, छोटे 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 छोटे। तो कुछ जो मेजर द्वीप है, जैसे 3 मेजर द्वीप है, उसको मिला के अंडमान द्वीप समूह बोला गया। नीचे साइड और 2-3 है, उसको बोला गया निकोबार द्वीप समूह। लेकिन छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं। तो उत्तरी अंडमान के पूरब में एक छोटा सा द्वीप है बैरन द्वीप, उसमें ये वोल्केनो है। एक द्वीप और है नारकोंडम, उससे ऊपर नारकोंडम, वहाँ पर ये ज्वालामुखी है। तो ऐसे है ना, तो ऊपर बैरन से ऊपर, उत्तरी अंडमान के पूरब में बैरन से ऊपर नारकोंडम द्वीप। क्लियर? अच्छा, ओकर बाद एक है आपका कोहे सुल्तान। कोहे सुल्तान कहाँ? ये दे, कोहे सुल्तान, को ए सुल्तान, कोहे सुल्तान। एक्सटिंक्ट वोल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड, एक फ्यूजीयामा है जापान में। ये देखो, ये जापान दिख रहा है, ये जो द्वीप है ये जापान है ना। यहाँ पर एक है फ्यूजीयामा, फ्यूजीयामा, फ्यूजीयामा। फ्यूजीयामा। एक और वॉल्केनो अपन देखे थे क्या जापान में? हाँ, कौन कौन सा? अरे पगली, वो द्वीप है, हट, वो द्वीप है एक, हाँ फ्यूजीयामा। अभी ये देखो, हाँ होन्शु लिखो इसको, होन्शु द्वीप जापान, होन्शु, होन्शु। ये सब अपन देखेंगे रे नक्शा। अभी तुम लोग को एक एक कॉन्टिनेंट पकड़ूंगा ना तो सब पड़ेगा। ये था जापान, होन्शु, होन्शु द्वीप जापान। किलिमंजारो को कहीं कहीं डॉर्मेंट भी बोला जाता है, प्रसुप्त भी बोला जाता है, कहीं कहीं निष्क्रिय भी बोला जाता है ना, लेकिन वो विवाद वाला चीज है किलिमंजारो। ठीक, एक और है माउंट ब्यूनियांग, यहां पर है ब्यूनियांग, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ब्यूनियांग।
ऑस्ट्रेलिया में। एक और देखे थे अपन चिम्बराजो। चिम्बराजो देखे हो? कहाँ है? कौन सा है ये? बैंगन वाला ना? ये लो, यहीं इक्वाडोर में एक है चिम्बराजो। चिम्बराजो इक्वाडोर में गवर्नमेंट वाल। बस ये ख़त्म। इससे ज़्यादा वॉल्केनो के बारे में आपको नहीं जानना है। नक्शा बनाओगे तो याद रहेगा, वरना ऐसे रटने की कोशिश करोगे, कितना याद कर लोगे भूल जाओ। नक्शा बनाना है ना? जैसे अभी अपन निकलवाएंगे तो कुछ इस तरह से बड़ा नक्शा निकलवाएंगे वर्ल्ड का, है ना? जैसे एक बड़ा नक्शा निकलवाएंगे जिसमें आपको, जब मैं बोलूँगा बड़े नक्शे में डालो तो बड़े नक्शे में डालो। फिर अपन कम से कम ना, जैसे नॉर्थ अमेरिका का तीन बड़ा नक्शा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप पर निकालेंगे। साउथ अमेरिका ज़्यादा नहीं लगेगा, 2 में हो जाएगा। यूरोप का भी 2 में हो जाएगा। एशिया का ज़्यादा लगेगा, एशिया का 4 रखेंगे अपन। ऑस्ट्रेलिया का तो 2 में हो जाएगा। तो इस तरीके से संख्या में अपन निकालेंगे। ये हो गया पूरे महाद्वीप वाला नक्शा ना। फिर उसके बाद अपन वर्ल्ड, इंडिया का जो ज्योग्राफी हो तो बहुत डिटेल पढ़ना है, उसमें बहुत नक्शा बनाएंगे। तो इंडिया का जो मैप होगा उसको मैं क्या करता हूँ, ऐसा नहीं कि इंडिया का बड़ा बड़ा नक्शा निकालेंगे अपन 4-5, ऐसा नहीं करेंगे। इंडिया को मैं क्या कर देता हूँ कि एक बड़ा नक्शा रखेंगे, 2 बड़ा नक्शा रखेंगे इंडिया का, और इसको मैं भाग में तोड़ देता हूँ। जैसे उत्तरी ये वाला एक हिस्सा, एक नक्शा, ये एक ऐसा आधा काट देंगे, पूरा प्रायद्वीप का नक्शा एक बड़ा सा रखेंगे, एक पूर्वोत्तर भारत का नक्शा बड़ा सा रखेंगे। इस तरीके से अपन बड़ा A3 साइज का कम से कम 10 मैप टोटल मिला के लगभग रखेंगे। उसी मैप में बनाओगे तो उत्तम है। छोटे छोटे मैप अवश्य मिल जाते। कितने का मिल रहा है छोटा छोटा? 2 रुपया, 1 रुपया आए, 2 रुपया। वो छोटे नक्शे में एक दिक्कत ये है कि इतना बड़ा, एक तो A4 साइज से भी छोटा होता है, थोड़ा छोटा होता है। A4 साइज में आप गोद से जाओगे, क्या लिखोगे, कहाँ लिखोगे, समझ भी नहीं है। और ज्योग्राफी, आधे से ज़्यादा हिस्सा ज्योग्राफी नक्शे का खेल है। नक्शा जितना सुंदर बना के रखोगे उतना अच्छा है। ठीक, मैं आज देख लेता हूँ कितना नक्शा बनाना है। सतीश से बोलते हैं कि वो निकलवा के लेके आए वहाँ से। ठीक है, चलो।